हेलो वंश लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए एक वन शॉट एफ लेकर आई हूँ। हाँ, ये वन शॉट एफ ही होने वाला है। इसका 2 शॉट 3 शॉट 4 शॉट नहीं बनने वाला। इसको मैं 1 शॉट में ही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आज 5 अगस्त है और आपको पता है आज हम वांग यीवो का बर्थडे है। तो उसके बर्थडे स्पेशल के तौर पर मैं ये 1 शॉट लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाई बटन भी ऑन हो चुका है, आप लोग हाइप भी नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, हाइप मुझे पता है कि हफ्ते में बस 3 बार ही मिलता है और आप लोग और भी तो ऑथर हैं जिनका हाइप करना होता है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे इग्नोर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कमेंट करने के लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आप कमेंट करोगे। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड ना इसको इग्नोर करना। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। हर बार मैं एक ही बात क्यों बोलती हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सच में इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टोरी पर आते हैं। ये एक सुपरस्टार और एक फ़ैन की स्टोरी है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक ओमेगा को देखते हैं जो अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में लेटा हुआ था। उसके पूरे रूम में एक सुपरस्टार की पिक लगी हुई थी। वो आँख खोलता है और अपने सुपरस्टार की तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है आज मुझे तुमसे किसी भी हाल में मिलना है। मैं तुम्हारा कितना बड़ा फ़ैन हूँ तुम्हें पता है, और मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता। जब भी मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे वो बॉडीगार्ड मुझे दूर धक्का दे देते हैं। पता है अगली बार तो उन्होंने मुझे इतनी जोर के धक्का दिया था, मेरी कोहनी में चोट लग गई थी और वहाँ से खून निकलने लगा था। मेरा 1 हफ्ते तक हाथ नहीं उठा पाया था। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतनी शिकायत करता हूँ और तुम तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। ऐसा करके वो ओमेगा अपना मुंह बना लेता है और सीधे वॉशरूम में जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है और कैलेंडर को चेक करने लगता है। जैसे ही वो कैलेंडर चेक करता है तो अचानक से चौंक जाता है और कहता है क्या बात है, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा जन्मदिन है। वो मैं तो तुम्हारे जन्मदिन को मनाऊंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, तुम तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तुम्हें तो बहुत महंगे गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन क्या करूं, मैं एक छोटी सी मामूली सी कैफ़े में काम करता हूं, मेरी सैलरी भी बहुत कम है। जो हो सके हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट जरूर खरीदूंगा। आई होप मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आए। कैसे पसंद आएगा, तुम्हारे वो जो मोटे मोटे 4-5 बॉडीगार्ड है मुझे तुम्हें कुछ देने ही नहीं देते। पिछली बार भी मैंने तुम्हारे लिए एक कितना अच्छा हुडी खरीदा था और उस हुडी को उन लोगों ने बीच सड़क पर फेंक दिया था और उसी के ऊपर पैर रख कर चले गए थे। पता है मेरा दिल कितना दुखा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने कितने प्यार से ख़रीदा था वो तुम्हारे लिए। उसके बाद बिंग टाइमिंग देखता है तो उसके जॉब पर जाने का समय हो गया था। बिंग एक बार वांग जी की तस्वीरों को देखता है और कहता है मैं शाम को मिलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर बिंग जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने जॉब पर चला जाता है। उधर हम सुपरस्टार वांग जी को देखते हैं जो इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। उसके अंकल और लैन सीजन उसके बराबर में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें पता है ना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था। लैन कुरन कहते हैं 1 हफ्ते बाद मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है अंकल। लैन कुरन कहते हैं बेटा लेकिन तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इंडस्ट्री ने तुम्हारे लिए भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। लैन कुरन जब ये सुनते तो हैरान हो जाते और कहते बेटा तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हो, वो सब तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। वांग जी कहता है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है अंकल। उस दिन मैं अपने हिसाब से रहना चाहता हूँ अंकल, वो दिन मेरा है, मैं थक चुका हूँ। ये इंटरव्यू शूटिंग ये सब मैं उस दिन नहीं करना चाहता, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक दिन क्या मैं अकेला नहीं रह सकता। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो कुछ कहने ही वाले थे, तभी लैन कुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अंकल वांग जी अगर ये चाहता है तो ऐसा ही होगा। अगर वांग जी अकेला रहना चाहता है तो उसे अकेला रहने दीजिए ना। लैन कुरन कहते हैं लेकिन सीजन मैंने सोचा था उस दिन एक मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करूँगा। वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है अनाउंसमेंट। लैन कुरन कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी कहता है मुझे फिर भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करके उठ जाता है। तभी वहाँ पर वांग जी का बॉडीगार्ड और वांग जी का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर वांग जी को आकर आज का शेड्यूल बताने लगता है। वांग जी रूम में सर हिलाता है और उसके बाद मैनेजर और बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम 6 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त मार्केट में था और वांग जी के लिए गिफ्ट खरीद रहा था। विंग ने वांग जी के लिए एक बनी की और एक हैंकी खरीदा था। विंग कहता है ये कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं हो गया, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ये हैंकी भी बहुत महंगा है। क्योंकि विंग ने उस हैंकी पर और उस की चेन पर अपना नाम मेंशन करवाया था।
जिस वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग गए थे। विंग कहता है यही गिफ्ट दे दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे उनसे मिलने जाना होगा। ऐसा कहकर विंग उस गिफ्ट को पैक करवाता है और सीधे वांग जी के मैंसन की तरफ निकल जाता है। वांग जी के मैंसन में पहुंचने के बाद देखता है कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फैंस थे जिनके हाथ में बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स थे। विंग अपने पॉकेट से को निकालता है और सबके गिफ्ट से कंपेयर करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैंने प्यार से ख़रीदा है। तभी वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग भी फैंस के हाथों में लाए हुए गिफ्ट को देख रहे थे। दोनों मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ये सारे गिफ्टों का क्या होगा। दूसरा गार्ड बोलता है क्या होगा, सारा स्टोर रूम में जाएगा और उसके बाद किसी चैरिटी में डोनेट कर दिया जाएगा। विंग उनके पीछे ही खड़ा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। विंग अपने गिफ्ट की तरफ देखता है और कहता है क्या हमारे सारे गिफ्ट चैरिटी में चले जाएंगे। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है क्या सर इनको खोल कर देखते हैं। तभी पहला सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम्हें लगता है सर के पास इतना वक्त है कि वो एक एक करके सारे फैंस के गिफ्ट को खोले। सारे गिफ्ट को ले लिया जाता है और स्टोर रूम में रख दिया जाता है, उसके बाद डोनेट कर दिया जाता है। विंग जब ये सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है और कहता है इतने प्यार से मैं गिफ्ट खरीदता हूँ और ये लोग मेरा गिफ्ट को डोनेट कर देते हैं। मैंने पिछले 3 सालों से कितना अच्छे गिफ्ट खरीद के लाता था और इनको देकर जाता था और ये मेरा गिफ्ट देते ही नहीं थे। मैं खुद ही उनको दूंगा, लेकिन मैं तो खुद उनको दे नहीं सकता, मैं उनसे मिलूंगा कैसे। वो तो हमेशा बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं, कोई भी उनके पास नहीं जा सकता। मुझे दूसरा उपाय निकालना होगा। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग पूरे मैंसन को ध्यान से देखने लगता है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड थे, अंदर जाना बहुत मुश्किल था। विंग कहता है मुझे रात का इंतजार करना होगा, रात को अंदर जाऊँगा। विंग उस दिन वहाँ से कहीं नहीं जाता और सीधे उस मैंसन के पीछे वाले जंगल में जाकर छुप जाता है। सारे फैंस अपना अपना गिफ्ट देकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका गिफ्ट वांग जी खोल कर देखेगा, लेकिन वांग जी एक भी गिफ्ट को कभी हाथ ही नहीं लगाता था। सारे के सारे गिफ्ट स्टोर रूम में चले जाते थे और उसके बाद डोनेशन के लिए चले जाया करते थे। विंग रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात होती है विंग मैंसन के पीछे वाले इलाके में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। सभी जगह गार्ड्स थे। विंग कहता है इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, अंदर कैसे जाऊँ। फिर खुद से कहने लगता है मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, थोड़ी रात हो जाएगी तो मैं अंदर आराम से जा सकता हूँ। तब तक 12 भी बज जाएंगे और मैं तब तक अपने स्टार को बर्थडे विश भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर विंग स्माइल कर रहा था। देखते ही देखते रात के 11:30 बज जाते हैं। विंग इधर उधर देखता है और कहता है 11:30 बज गए हैं, 12 बजने में बस 30 मिनट। इस 30 मिनट के अंदर मुझे मैंसन के अंदर जाना होगा, मैं कैसे जाऊँ। विंग इधर उधर देखता है, तभी देखता है कि सिक्योरिटी थोड़ी चेंज हो गई है और हल्की हो गई है। विंग कहता अब मौका अच्छा है, इसलिए विंग धीरे धीरे पीछे वाले रास्ते से ही मैंसन के अंदर आने लगता है। विंग धीरे धीरे करके गार्डन एरिया में पहुंच जाता है। वहां पर 2-4 गार्ड्स थे, लेकिन विंग उनसे छुपते छुपाते मैंसन के पीछे आ जाता है। मैंसन के पीछे आकर वो देखने लगता है तो वहां पर पाइप सिस्टम था। विंग उन पाइप को देखता है जो किसी न किसी रूम में जाकर मिल रहा था। विंग कहता है मैं इन्हीं पाइप के सहारे अपने स्टार के रूम में जा सकता हूँ। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है और विंग उस पाइप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। पाइप पर चढ़ते चढ़ते विंग एक लॉबी में आ जाता है। विंग इधर उधर देखने लगता है। ये मैंसन सच में बहुत बड़ा था। विंग कहता है मैं अपने स्टार को कहाँ ढूंढूंगा, ये इतना बड़ा मैंसन और किस रूम में होंगे। रूम चेक करते करते तो मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके एक एक रूम को चेक करने लगता है। कोई स्टडी रूम निकलता है, कोई प्रैक्टिस रूम निकलता है, कोई जिम निकलता है। विंग कहता है इतने सारे रूम निकल रहे हैं लेकिन स्टार मेरे हीरो का रूम नहीं मिल रहा। ऐसा कहकर विंग एक रूम के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आई होप यही वाला रूम हो। ऐसा कहकर विंग उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है और उस रूम के अंदर आ जाता है। उस रूम में हल्की रोशनी थी। विंग इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र बेड पे पड़े एक इंसान पर पड़ती है जो बहुत पीसफुली सोया हुआ था। विंग धीरे धीरे करके उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके फेस को देखने लगता है। जैसे ही विंग उसके फेस की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, ओह माय गॉड, ये तो मेरा सुपर हीरो है। ऐसा कहकर विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। अचानक से विंग अपने मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन विंग के इस तरह से चिल्लाने से उस पर्सन की आँख खुल जाती है और वो उठ कर बैठ जाता है और विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विंग ने अभी भी अपने फेस पर हाथ रख रखा था और उस पर्सन की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है तुम कौन हो। विंग घबराते वो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज आपका बर्थडे है ना। और तभी अचानक से घड़ी में 12 बज जाते हैं। उसके वेल सुनने के बाद विंग के फेस पर स्माइल आ जाता है। विंग जल्दी से अपने पॉकेट से उस गिफ्ट को निकालता है और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है ये आपका बर्थडे गिफ्ट। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है वो सब छोड़ो, तुम मेरे रूम तक कैसे पहुँचे। विंग कहता है वो मैं चुपके से आया था। वांग जी कहता है चुपके से। विंग मुस्कुरा देता है और हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ
एक्चुअली मैं कल आया था आपको गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मैंने आपके गार्ड्स को बात करते सुना कि वो लोग गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में स्टोर रूम में रखने के बाद उसे फिर डोनेट कर देते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको पता है हम लोग कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट खरीदते हैं और आप उन गिफ्ट को एक बार देखते तक नहीं। प्लीज़ ये मेरा गिफ्ट है, एक बार छू दीजिए, इसे किसी को मत दीजिएगा, ये मैं वापस ले जाऊँगा। कम से कम ये तो रहेगा कि मेरे स्टार ने इसे छुआ है। वांग जी घूर घूर कर भीम को देखने लगता है और कहता है, तुम पहले ये बताओ तुम अंदर आए कैसे? इतनी सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी। भीम कहता, वो तो मैं पाइप पे चढ़कर आया था विंडो से। तभी अचानक से मेंशन के बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आ जाती है। विंग और वांग जी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और विंडो से बाहर झांकने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनके हाथों में हथियार था। वांग जी कहता है, ये लोग कौन है? विंग भी झाँक कर देखता है और कहता, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ अकेला आया हूँ, ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर विंग अपनी गर्दन ना में हिलाने लगता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और उनकी बातें सुनने लगता है, तो पता चलता है कि वो लोग वांग जी को किडनैप करने आए हैं, क्योंकि उनके माफिया बॉस ने कहा है सुपरस्टार लैन वांग जी को किडनैप करो, उसके किडनैपिंग में बहुत सारा पैसा मिल सकता है। वांग जी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विंग अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं तो आपका फैन हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से अपना एक बैकपैक लेता है, उसमें अपना मोबाइल और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरे साथ आओ। विंग कहता है, लेकिन पहले आपका गिफ्ट। वांग जी कहता है, वो बाद में लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बालकनी में आ जाता है। विंग बालकनी से नीचे झाँक कर देखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम बालकनी से कूदने वाले हैं? अगर हम दोनों बालकनी से कूदे ना तो हम दोनों की हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी और तुम तो बच भी जाओगे। तुम तो स्टार हो, तुम तो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूदे हो, लेकिन मैं मामूली सा इंसान, मैं नहीं कूदने वाला। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, इडियट। ऐसा कहकर वांग जी एक स्विच ऑन करता है। अचानक से बालकनी में एक विंडो खुल जाती है, विंडो डायरेक्ट नीचे जाती है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये? वांग जी कहता है, इमरजेंसी के लिए बनाया है, पहले तुम जाओ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तुम मुझे नीचे भेज दोगे, उसके बाद तुम अपने गार्ड से मुझे पकड़वा दोगे, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है, इडियट, निकलो, वो लोग आ रहे हैं। विंग फिर भी नहीं हिलता। तभी अचानक से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी कहता है, वो लोग आ चुके हैं, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उसी विंडो में बैठ जाता है और सीधे स्लाइड होकर ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग भी वहीं पर बैठ जाता है और सीधे स्लाइड होकर वांग जी के ऊपर जाकर गिरता है। विंग के लिप्स और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस तरह से मुझे किस कैसे कर सकते हो? विंग तो अभी बिल्कुल स्टैचू बना हुआ था। विंग तो अपने ख्यालों में ही खो चुका था। उसने अपने सुपरस्टार को किस किया, ये किस तो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है उसका फर्स्ट किस उसके सुपरस्टार लिया। विंग घूर कर वांग जी को देखता है और कहता है, मुझे वापस दो। वांग जी कहता है, क्या वापस दो? विंग कहता है, मेरा फर्स्ट किस, तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। वांग जी कहता है, ये कोई वापस देने की चीज़ है? विंग कहता है, हाँ, मुझे मेरा फर्स्ट किस वापस चाहिए, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्या दूंगा? वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है। तब तक किडनैपर वांग जी के रूम में आ चुके थे और बालकनी तक पहुंच चुके थे और बालकनी से उन दोनों को देख रहे थे। वांग जी की नज़र उन लोगों को पड़ती है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, इडियट, यहाँ बकवास करते रहोगे तो वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे, चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और पीछे गार्डन एरिया की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो लोग गार्डन से बाहर आ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहीं से अंदर आए थे ना? विंग हमेशा हिलाता है। वांग जी कहता है, यहाँ से निकलने का रास्ता? विंग कहता है, वो मैं लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी को लेकर जंगल साइड एरिया में आ जाता है। वांग जी एक चैन की सांस लेता है। तभी अचानक से उन लोगों को गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है। विंग वांग जी की तरफ, वांग जी विंग की तरफ। वांग जी कहता है, वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। विंग हमेशा हिलाता है और कहता है, तो फिर हम क्या करें? वांग जी कहता है, अभी फिलहाल के लिए तो हमें जंगल की तरफ भागना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी भागना स्टार्ट कर देता है। विंग भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। विंग बार बार वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरह इतना स्पीड में नहीं भाग सकता, क्योंकि वांग जी तो एक्सरसाइज वगैरह करता था, इसलिए उसे भागने की आदत थी। लेकिन विंग तो अनमने मन से चल रहा था। चलते चलते भी विंग थक चुका था, जिस वजह से विंग एक पेड़ के पास बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भाग ही रहा था कि रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। विंग एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोया भी नहीं हूँ, मुझे सोना है। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर हम इस वक्त नहीं भागे ना तो वो लोग हम तक पहुँच जाएंगे। विंग कहता है, वो लोग तुम्हारे पीछे हैं, मेरे पीछे नहीं, भागना तुम्हें है, मुझे नहीं। वांग जी कहता है, अगर मैं बच गया ना और मुझे पुलिस वालों ने पूछा या किसी ने भी पूछा या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ
तो मैं बता दूंगा कि मेरा किडनैप तुमने किया है। विंग जैसे ही ये सुनता है अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है हाँ, मैं यही कहूँगा कि मेरा किडनैप तुमने किया है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाओगे? एक तो मैं तुम्हारा कितना बड़ा फ़ैन हूँ, कितना रिस्क लेकर मैं तुम्हारे रूम तक पहुँचा हूँ तुम्हें पता है, और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने वाले हो। ऐसे तुम बहुत गलत हो, मेरे सुपरस्टार इतना गलत होगा मुझे पता नहीं था। ऐसा कहकर विंग एक्टिंग करने लगता है। वांग जी कहता है नौटंकी करना बंद करो, अब चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को वहाँ से ले जाने लगता है। विंग का जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि विंग सच में थक चुका था। वांग जी बार बार घूर घूर कर विंग को देख रहा था। विंग तो अपनी आंखें बंद करके चल रहा था जैसे कि नींद में चल रहा हो। वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है मैं भी किस पागल के पल्ले में पड़ गया, मुझे यहाँ से किसी हाल में भी निकलना होगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, वांग जी भी थक चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अब वो लोग हमारे पीछे नहीं आ सकते, हम घने जंगल में आ चुके हैं। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है सो जाओ यहाँ पर। विंग जब ये सुनता है तो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी भी विंग के पास आकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग की तरफ देखता है। विंग कितने सुकून की नींद सो रहा था क्योंकि विंग 1 मिनट में सो चुका था। वांग जी हैरान हो जाता और कहता है 1 मिनट में सो गया? मुझे तो हमेशा रात को स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है क्योंकि मुझे नींद ही सही से नहीं आती, और इसे देखो ये किस तरह से चैन की नींद सो रहा है। ऐसा कहकर वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त वांग जी के लैप पर अपना सर रखकर सोया हुआ था। वांग जी को अपने पैर में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। वांग जी अपनी आंख खोलकर देखता है तो विंग उसके लैप पर सर रखकर सो रहा था। वांग जी एक पल के लिए विंग का फेस देखता ही रह जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। वांग जी विंग को उठाने लगता है और कहता है उठो उठो। विंग उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, मुझे सोने क्यों नहीं दिया? फिर उसके बाद विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग तो भूल ही चुका था कि रात को क्या हुआ है। विंग आंखें खोलकर जब वांग जी को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है मेरा सपना सच हो गया, तुम सच में मेरे सामने हो। ऐसा कहकर वांग जी को टच करने लगता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है मैं टच करके देख रहा हूँ, तुम रियल में हो ना, कहीं मेरा ये सपना तो नहीं है? वांग जी कहता है तुम कल रात की बातें सारी भूल गए हो क्या? विंग एक पल के लिए पूरे जंगल की तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसके बाद उसे रात के सारे नज़ारे याद आने लगते हैं। विंग कहता है ओ ये सपना नहीं था, यानी रात को हम दोनों सच में भागे थे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ ठीक है, तुम जो सोच रहे हो वो सही है, चलो यहाँ से। विंग कहता है कहाँ जाना है? वांग जी कहता है इस जंगल से बाहर निकलना है। विंग कहता है लेकिन मुझे भूख लगी है, कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया। वांग जी कहता है मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर कुछ मिलेगा तब खा लेना। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वो दोनों जितना भी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उतना जंगल में खो जाते हैं। दोनों ही इधर से उधर घूमने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सुबह से शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ आकर मैं फंस गया। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है किसने कहा था मेरे पास आने के लिए और मुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए? विंग कहता है तुम मेरे सुपर हीरो, तुम मेरे सुपर स्टार हो, मैं तुम्हारा डाई हार्ट फैन हूँ, तुम्हें तो तुम्हारे इतना कर सकता हो ना। तो वांग जी कहता है तो भूखा भी तो रह सकते हो। विंग कहता वो नहीं रह सकता मैं, भाई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो सकती, तुम्हारी वजह से सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ मैं, मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, अब हम आगे का सफ़र कल सुबह तय करेंगे, अब आगे नहीं जा सकते, थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी तो हमें अपने रात बिताने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है इस जंगल में रात बितानी पड़ेगी? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ। विंग कहता है यानी दूसरा दिन तुम्हारे साथ? वांग जी फिर से हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ पर अपने रहने लायक जगह बनाते हैं, आसपास की जगह साफ करते हैं। विंग कुछ सूखे घास पत्तियों को लाकर बिछा देता है। वांग जी आसपास से लकड़ियाँ लेकर आता है और आग जलाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर में ही आग जल जाती है। विंग और वांग जी वहीं पर बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग वहीं पर बैठे होते हैं। अचानक से वांग जी को याद आता है कि उसके पास तो उसका फ़ोन है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था। वांग जी फ़ोन निकाल कर देखता है कि उसमें सिग्नल ही नहीं है। वांग जी कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसमें सिग्नल नहीं है। विंग भी मुँह बना लेता है और उसके बाद दोनों फिर से चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी अचानक से विंग को कुछ याद आता है। विंग पास में पड़ी हुई एक लकड़ी लेता है और मिट्टी पर केक बनाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है ये मैं तुम्हारे लिए केक बना रहा हूँ। वांग जी फिर से हैरान हो जाता है और कहता है केक? विंग कहता है हाँ आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम भूल गए?
वांग जी जब अपने बर्थडे के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओरिजिनल केक तो नहीं काट सकते, इसी को काट लो, चलो इसी पे फूंक मारो, देखो मैंने मोमबत्ती भी बना दी है। वांग जी विही की तरफ हैरान होकर देखता है और उसकी इस बचाने हरकत पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, अरे फूंक मारो ना, मोमबत्ती पिघल जाएगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है। वांग जी भी उस मिट्टी पे बने हुए केक पर फूंक मारता है। विंग जल्दी से कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा कहकर विंग तालियां बजाने लगता है। वांग जी हैरान होकर विही की तरफ देखने लगता है। विंग जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े को वांग जी के हाथ में दे देता है और कहता है, अब अपना बर्थडे केक काटो। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मेरे फेस पर बार बार क्यों देखने लगते हो फेस की तरफ, तुम पहले केक काटो। वांग जी ना चाहते हुए भी उसमें एक दो कट मार देता है। अचानक से विंग को कुछ याद आता है। विंग जल्दी से अपने पॉकेट से वांग जी का लाया हुआ गिफ्ट आगे बढ़ा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग जल्दी से अपना गिफ्ट वांग जी के हाथ में दे देता है और कहता है, इसे खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। वांग जी एक बार विंग की तरफ और एक बार गिफ्ट की तरफ देखता है। ये गिफ्ट बहुत छोटा सा था, लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत अच्छा फील हुआ। वांग जी जल्दी से उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक हैंकी और एक कीचेन मिलता है। वांग जी उन दोनों को निकालता है और देखने लगता है, उसमें विहिंग लिखा हुआ था। वांग जी कहता है, इसमें तो विहिंग लिखा है। विहिंग कहता है, हाँ यही तो मेरा नाम है, याद रखना मेरा नाम विहिंग है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, ओह तो तुम्हारा नाम विहिंग है। विंग कहता है, हाँ ये पूरे सफ़र में देखो ना, आज सुबह से हम एक साथ घूम रहे हैं लेकिन तुमने मेरा नाम ही नहीं पूछा, लेकिन ये देखो किचन पे और इस हैंकी पर मेरा नाम है, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, मेरा नाम विहिंग है। ऐसा कहकर विंग मुस्कुराने लगता है। वांग जी विहिंग के फेस की मुस्कुराहट देख रहा था। वांग जी उस किचन को और उस हैंकी को अपने बैकपैक में रख लेता है। विंग कहता है, तुमने ये बैकपैक क्यों रख रखा है। वांग जी कहता है, इमरजेंसी के लिए। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, इमरजेंसी के लिए बनाया है तो उसमें कुछ खाने की भी चीज़ें रखा करो ना। वांग जी कहता है, मैं भूल गया था जल्दबाजी में। विंग फिर से अपना मुंह बना लेता है और कहता हूँ, लेकिन आज देखो पूरे दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, आज तो तुम्हारा बर्थडे, आज तो बहुत कुछ खाना पीना होना चाहिए था, लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, कल सुबह हम इस जंगल से निकल जाएंगे तब कुछ खा लेना। विंग कहता हूँ, ये उम्मीद तो यही है। ऐसा कहकर विंग अनजाने में ही अपना सर के कंधे पर रख देता है। वांग जी एक बार विहिंग को घूर कर देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि विहिंग थोड़ी देर में ही सो जाता है। वांग जी बस विहिंग को देखता ही रह जाता है। विहिंग कितना क्यूट लग रहा था सोते हुए। विहिंग के सो जाने के कुछ देर बाद वांग जी फिर से अपना बैकपैक खोलता है और उसमें से उस बनी किचन को और हैंकी को निकालता है और उस दोनों को देखने लगता है। वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वांग जी के लिए ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा कीमती था, प्रीशियस था। वांग जी उस हैंकी और उस बनी को फिर से बैकपैक में रख देता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग अभी चैन की नींद सो रहा। वांग जी धीरे से विहिंग के सर को पकड़ता है और उसने लैप पर रख देता है और विहिंग को सही से सुला देता है और वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विहिंग अभी भी वांग जी की लैप पर सोया हुआ था। वांग जी की आंखें खुल गई थी। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है। सूरज की हल्की हल्की रोशनी विहिंग के फेस पर पड़ रही थी तो उसका फेस चमक रहा था। वांग जी यह देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है और विंग को जगाने लगता है और कहता है, विंग उठो, सुबह हो चुकी है। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स अभी मैं तुम्हें ला कर देता हूँ कॉफ़ी, इस जंगल में तुम्हारे लिए मैंने तो रेस्टोरेंट खोल रखा है ना। विंग जब ये सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्यों मजाक कर रहे हो, कल से भूखा बैठा हुआ और तुम इस तरह का मजाक कर रहे हो। अच्छा होता यहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट होता या कॉफ़ी शॉप होता, कितना मज़ा आ जाता ना। वांग जी कहता, हाँ, और हमारे जैसे दो पागल ग्राहक आते वहाँ पर कॉफ़ी पीते, है ना। विंग मुस्कुरा देता है और कहता, हाँ ऐसा हो सकता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर विंग उठ जाता है और कहता, मुझे फ्रेश होना है। वांग जी कहता है, इतना बड़ा जंगल है, तुम कहीं भी जाकर फ्रेश हो सकते हो। विंग कहता, मुझे फ्रेश होना है, मुझे पानी भी चाहिए। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता, पानी। विंग कहता, हाँ मुझे पानी चाहिए, मुझे नहाना भी है, कैसा मेरा बॉडी कैसी स्मेल कर रही, मुझे नहाना है। वांग जी कहता है, यहाँ मैं पानी कहाँ से लेकर आऊँ। विंग कहता, कहीं से भी लेकिन लेकर आओ। विंग की बातें सुनने के बाद वांग जी कहता है, तो तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्योंकि तुम अल्फा हो ना, और अल्फा तो हर काम में आगे होते हैं। मैं एक नादान सा छोटा सा नन्हा सा ओमेगा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर होता हूँ ना। वांग जी घूर कर विंग की ये नौटंकी देख रहा था और कहता, ठीक है चलो, अगर आगे पानी मिल गया तब फ्रेश हो जाना। विंग अपना मुँह बना लेता है और कहता, ठीक है। ऐसा कहकर विंग और वांग जी फिर से आगे बढ़ रही थे कि अचानक से उन्हें पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ आसपास कहीं पानी है, मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। वांग जी कहता, मैं भी सुन पा रहा हूँ। विंग कहता, चलो ना, चल के देखते हैं। वांग जी और विंग आगे बढ़ने लगते हैं।
कुछ दूर चले ही थे कि अचानक से उन्हें एक झरना दिखाई देता है। विंग जब झरने को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है यहाँ तो झरना भी है, मैं तो यहाँ नहा भी पाऊँगा। ऐसा कहकर विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें फ्रेश होना था ना, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगा। विंग कहता है लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है जो भी है इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। विंग कहता है ओके, लेकिन मैं वहाँ नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखोगे। वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं नहीं देखने वाला। वांग जी और विंग उस झरने के पास पहुँच जाते हैं। विंग पहले झरने में उतर जाता है और अपने कपड़ों को धोने लगता है और वह खोलकर चट्टान पर सूखने के लिए छोड़ देता है और उसके बाद खुद नहाने लगता है। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन विंग पानी के अंदर ही रहता है। वांग जी बिना पीछे मुड़े हुए कहता है तुम्हारा हो गया या अभी भी बाकी है। विंग कहता है मैं पानी से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने अपने कपड़े उतार रखे हैं? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ कपड़े गंदे हो गए थे ना, इसलिए मैंने उन्हें धुप के सूखने दे रखा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने कपड़ों की तरफ भी देखता है, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। वांग जी कहता है कपड़े तो मेरे भी गंदे हो चुके हैं। विंग कहता है तो उन्हें उतार दो और आकर नहा लो। वांग जी पीछे बिना मुड़े हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा, हम दोनों पानी में एक साथ बिल्कुल भी नहीं, कुछ गलती हो जाएगी तो। विंग कहता है हाँ ये बात भी ठीक है। विंग कहता है तो फिर क्या करें? वांग जी कहता है पहले तुम पानी से बाहर निकलो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। विंग कहता है बिना कपड़े सूखे तो मैं बाहर नहीं आने वाला। वांग जी कहता हूँ मैं क्या करूँ, तुम्हें लेकर मैं पागल हो जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी की नज़र पत्तों पर पड़ती है। वांग जी कहता है तुम वहीं रुको मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी इधर उधर चला जाता है और कुछ पत्ते इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। विंग चिल्लाकर कहता है कि तुम कर क्या रहे हो? वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहा हूँ। विंग कहता है पत्तों से? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ कम से कम इन्हें पहनकर तुम बाहर तो आ पाओगे। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ जल्दी बनाओ। वांग जी किसी तरह से विंग के लिए कपड़े बना देता है और फिर वांग जी खुद के लिए भी बनाता है क्योंकि वांग जी को अपने कपड़े भी तो धोने थे ना, इसलिए वांग जी विंग को उन पत्तों से बने हुए कपड़ों को दे देता है और कहता है उन्हें पहनकर बाहर जाओ। विंग थोड़ी देर में पहनकर बाहर आ जाता है लेकिन कपड़े तो इतने बड़े नहीं थे कि विंग की पूरी बॉडी ढक सके। विंग का ऊपर और नीचे वाला पार्ट थोड़ा ढका हुआ था, बाकी विंग का सब कुछ रिवील हो रहा था। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और गल्प करता है। पता नहीं क्यों अचानक से वांग जी विंग की ब्यूटी में खोने लगता है। विंग वांग जी के सामने जाकर चुटकी बजाता है और कहता है तुम्हें नहीं नहाना? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ मुझे भी नहाना है। ऐसा कहकर वांग जी सीधे पानी में कूद जाता है और वहाँ पर स्विमिंग करने लग जाता है। कुछ देर में वांग जी अपने कपड़े भी उतार देता है और उतार कर धोकर उन्हें चट्टान पर सूखने के लिए रख देता है। विंग भी बैक करके बैठ जाता है और वांग जी से बातें करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी नहा तो रहा था लेकिन बार बार उसकी नज़र विंग के बैक पर ही जा रही थी क्योंकि उसकी आधे से ज़्यादा बॉडी तो रिवील हो रही थी, जिस वजह से वांग जी अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। कुछ ही देर में वांग जी और विंग दोनों के ही कपड़े सूख जाते हैं। वांग जी भी बाहर आ जाता है और अपने कपड़े पहन लेता है। विंग को उसके कपड़े देता है तो विंग एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तभी अचानक से विंग की नज़र पानी में जाती है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी। विंग बहुत खुश हो जाता है और वांग जी कहता है देखो 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 यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम इन्हें पकड़कर आग में सेक कर खा सकते हैं। वांग जी मछलियों की तरफ देखता है और उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं नहीं खा सकता। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं खा सकते? वांग जी कहता है मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। विंग का मुंह उतर जाता है और कहता है तो फिर ठीक है रहने दो। वांग जी कहता है तुम खाते हो तो तुम खा सकते हो। विंग कहता है अच्छा नहीं लगेगा, मैं खाऊंगा और तुम नहीं खाओगे, भूखे तो हम दोनों ही हैं ना, जब भूखे ही हैं तो भूखे ही रह जाते हैं, चलो। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी अपने हाथ को हैरान होकर देख रहा था क्योंकि विंग आगे आगे चल रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे। लगभग आधे दिन का सफ़र तय करने के बाद वांग जी और विंग एक जगह आकर रुक जाते हैं। तभी अचानक से वांग जी और विंग को एक शब्द सुनाई देता है जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है यहाँ कोई लकड़ी काट रहा है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग और वांग जी उसी शब्द के पीछे जाने लगते हैं तो देखता है कि एक बुजुर्ग इंसान पेड़ से लकड़ी काट रहे थे। वो दोनों उनके पास पहुँच जाते और कहते इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? वो ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है ध्यान से और उसके बाद उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है हाँ बेटा है तो, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन हम इस जंगल से निकलना चाहते हैं, 2 दिन से इसी जंगल में फंसे पड़े हैं। ओल्ड मैन कहता है हाँ ये जंगल बहुत बड़ा है, अगर एक सिरे से अंदर आओगे तो दूसरे सिरे से बाहर नहीं जा पाओगे जब तक कोई तुम्हारे साथ ना हो, ये एक भूल भुलैया की तरह है। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो फिर हम यहाँ से। ओल्ड मैन कहता है चिंता मत करो, अब तुम मुझे मिल गए हो ना तो मैं सही सलामत तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, बस पहले ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँ। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग इंसान लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। वांग जी और विंग भी उस बुजुर्ग इंसान का हेल्प करने लगता है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और उसे अपनी पीठ पर बांध लेता है
और वांग जी और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है मेरे साथ आओ। वांग जी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस ओल्ड मैन के साथ जाने लगते हैं। वो ओल्ड मैन वांग जी और विहिंग को जंगल से बाहर लेकर आता है। जैसे ही वांग जी और विहिंग जंगल से बाहर आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत खूबसूरत सा गाँव था। विहिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विहिंग के फेस पर तो एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत सुंदर गाँव है, ये देखो, ये तो चारों तरफ से पहाड़ से ढका हुआ है। ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ, हमारा गांव तीनों तरफ से पहाड़ से ढका है और सामने जंगल, जिस वजह से हमारा गांव बाहरी दुनिया से अलग है। हम लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, हम लोग इसी में अपना गुजारा चला लेते हैं। हम किसी से कोई लेना देना नहीं करते और खुशी में ज़िंदगी बिताते हैं। विंग कहता है ये मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी भी एक पल के लिए गाँव को देखता रह जाता है। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर के शोर शराबे में वांग जी थक चुका था। रोज़ सुबह उठना, शूटिंग पे जाना, इंटरव्यू देना, शो होस्ट करना या कुछ भी जो उसको करना पड़ता था। लेकिन यहाँ की हवा ही अलग है, ना प्रदूषण, ना गाड़ियों की तेज़ आवाज़, ना शोर शराबा। वांग जी के भी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे क्या, गाँव में नहीं जाना? वांग जी और विंग हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद वो ओल्ड मैन विंग और वांग जी को लेकर अपने गाँव के अंदर आ जाता है। जैसे ही सभी की नज़र विंग और वांग जी पर पड़ता है तो सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उस ओल्ड मैन को घेर लेते हैं और कहते हैं ये दोनों कौन है? ओल्ड मैन एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं और उसके बाद पूरे गांव वालों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये दोनों घर से भागकर आए हैं। इनकी फैमिली वाले इनकी शादी के लिए राजी नहीं थे शायद, इसलिए ये लोग भागते भागते जंगल में पहुंच गए और यहाँ आ गए। गांव वाले जब ये सुनते तो हैरान होकर विंग और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। विंग जब ये सुनता है तो कहता है नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम भी कुछ बोलो ना, ये लोग गलत समझ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि हम दोनों अपने अपने घर से भाग कर आए हैं। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है आप लोग गलत समझ रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला वहाँ आ जाती है। वो उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है ये तो कितनी प्यारी जोड़ी है, इन दोनों को इनकार कर भी कौन सकता है। बेटा तुम्हारी फैमिली वाले नहीं माने तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना, हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। ओल्ड मैन कहता है नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम दोनों अल्फा और ओमेगा हो और तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ, अब से हम ही तुम्हारा परिवार है, हम तुम दोनों की शादी हम ही करवाएंगे। हम लोग तुम्हें अभी चलो टेंपल में चलते हैं, तुम दोनों की शादी करवा लेते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये लोग हमारी शादी करवा रहे हैं। वांग जी कहता है आप लोग गलत। इससे पहले वांग जी कुछ कह पाता वो ओल्ड मैन वांग जी के पास आता था, बेटा घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शहर के लोग नहीं आते हैं, तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो जब तक तुम दोनों चाहो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी को विंग कहता है ये तो गलत हो गया। विंग कहता है हाँ लेकिन इनको समझाना तो पड़ेगा। वांग जी कहता है अभी समझा के क्या फ़ायदा, ये लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं। तभी बुजुर्ग महिला कहती बेटा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरे से तुम्हारे साइज का। विंग जब ये सुनता है तो कहता है लगता है ये लोग हमारी शादी करवा के ही मानेंगे। वांग जी हाथ हिला देता है। विंग कहता है वो हमारी शादी करवाने की जरूरत नहीं, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। विंग जल्दीबाजी में ये बोल देता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है ये क्या किया तुमने। तभी सारे कहते हैं अरे शादी हो चुकी है तो हमें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हो जब तक तुम चाहो, कोई भी आकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा और किसी ने परेशान करने की हिम्मत की तो हम लोग हैं तुम लोगों की रक्षा के लिए। विंग और वांग जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन कहते हैं ये दोनों मुझे मिले हैं तो एक काम करता हूँ मैं इन्हें मेरे घर लेकर जाता हूँ। वैसे भी मेरे घर पर तो मैं ही अकेला रहता हूँ, कोई भी नहीं रहता, ये दोनों मेरे साथ रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पूरे गाँव वाले हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद ओल्ड मैन विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों मेरे साथ आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके बाद वो दोनों ओल्ड मैन के घर पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है मेरे घर पर 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं रहता हूँ और एक कमरा खाली है, तो तुम दोनों चाहो तो उस कमरे में रह सकते हो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है क्या मुझे इसके साथ रहना होगा? तभी वो ओल्ड मैन कहता है हाँ वो तुम्हारा अल्फा है, हस्बैंड है, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ ही रहोगे ना, अलग थोड़ी रहोगे, तो वो वाला कमरा तुम दोनों ले लो। ऐसा कहकर ओल्ड मैन दूसरे वाले रूम की तरफ जाने लगता है। फिर अचानक से रुक जाता है और कहता है बाहर फ्रेश होने के लिए पानी वगैरह सब कुछ है, तुम दोनों अच्छे से फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों को भूख भी लगी होगी ना, तब तक मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिला देते हैं। विंग और वांग जी उसी रूम में आ जाते हैं। विंग बेड के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या हो गया, इन लोगों ने हमें गलत समझ लिया, हम दोनों की शादी तो नहीं हुई है ना, ये हम दोनों एक साथ एक रूम कैसे शेयर कर सकते हैं। वांग जी कहता है जब तक यहाँ है तब तक तो शेयर करना ही पड़ेगा। विंग कहता है तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है गलत करना होता तो जंगल में ही नहीं कर देता। विंग कहता है ये पॉइंट तो है,
अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होता तो जंगल में ही कर लेते, यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है, इडियट, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम फ्रेश हो जाना। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ वैसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। ऐसा कहकर विंग बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ये बेड तो बहुत गर्म है। वांग जी कहता है, हाँ पुराने ट्रेडिशनल का बना हुआ बेड है, इसके नीचे आग लगाई जाती है जिससे पूरा बेड गर्म रहता है। विंग कहता है, इसमें कितनी सुकून की नींद आएगी, ये दो दिन मैंने जंगल में पेड़ के नीचे सोया है। वांग जी कहता है, तुम मेरे पैर के ऊपर सोए हुए थे। विंग कहता है, हाँ हाँ वो भी है, लेकिन तुम्हें फ्रेश होने जाना है ना, तो जाओ। वांग जी कहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े तो है ही नहीं, नहाकर इन्हें ही पहनना पड़ेगा। विंग कहता है, हाँ पहन लेना, और क्या कर सकते हैं हम, कल सुबह जाकर देख लेंगे मार्केट में कुछ कपड़े मिलते हैं कि नहीं, यहाँ पर मार्केट तो लगता होगा ना। वांग जी कहता, पता नहीं। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर आता है कि तभी ओल्ड मैन उनके सामने आ जाता है। उनके हाथ में कुछ कपड़े थे। ओल्ड मैन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तुम दोनों के लिए, पहन लेना, तुम दोनों के पास कपड़े नहीं होंगे ना। वांग जी और भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी उनसे कपड़े ले लेता है और कहता है, फ्रेश कहाँ होना है। वो ओल्ड मैन कहता, आ जाओ मैं तुम्हें बाथरूम दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी को लेकर वो ओल्ड मैन पीछे की साइड आ जाता है। ये एक ओपन वॉशरूम था। वांग जी हैरान होकर ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ बात लेना पड़ेगा। ओल्ड मैन कहता है, हाँ हम लोग तो बाहर ही बात ले लेते हैं, कभी कभी हम नदी में चले जाते हैं नहाने के लिए, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो नदी में जाकर नहा सकते हो। वांग जी कहता है, नहीं आज फ़िलहाल के लिए यहीं पर, बहुत थक चुका हूँ। तब ओल्ड मैन कहता है, हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना बना लेता हूँ। ऐसा कहकर ओल्ड मैन फिर से वहाँ से चला जाता है। वांग जी को ये जगह बहुत अच्छी लग रही होती है। यहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, इसमें एक अलग ही तरह की खुशबू थी। लेकिन सिटी का एयर तो पोल्यूटेड था, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। ये वॉशरूम कहने के लिए छोटा सा था, लेकिन वांग जी के लग्जरियस वॉशरूम से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी वहाँ पर बात लेकर और फ्रेश होकर वापस अपने रूम में आ जाता है। जब वांग जी रूम में आता है तो देखता है कि विंग सो चुका था। वांग जी विंग को जगाने लगता है। विंग वांग जी से कहता है, मुझे सोने दो, नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ। वांग जी ज़बरदस्ती करके विंग को उठाकर बैठा देता है और कहता है, रात को सो लेना, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कुछ खाना भी तो है ना, तुम्हें भूख नहीं लगी है। विंग जब ये सुनता है तो उठकर बैठ जाता है और कहता है, बहुत तेज़ की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं, तुम पहले फ्रेश होकर आओ और अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ फ्रेश होने के बाद। विंग कहता है, लेकिन मेरे कपड़े। वांग जी कहता है, ये तो देकर गया है, इन्हें ले लो और जाओ। ऐसा कहकर वांग जी ज़बरदस्ती विंग को उठा देता है और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर आने लगता है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ खुले में। वांग जी कहता है, हाँ मैंने यहीं खुले में किया है। विंग कहता है, तुम अल्फा हो, तुम खुले में कर सकते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, तो फिर। विंग कहता है, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े रहो और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, अगर कोई यहाँ पर आए तो उन्हें मना कर देना यहाँ आने के लिए। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम पहले जाकर बात ले लो। विंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी को घूर घूर कर देखता है। वांग जी पीछे मुँह करके खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े रिमूव करता है और बात लेना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में विंग का बात लेना हो जाता है तो विंग अपने कपड़े पहनता है और वांग जी के सामने आ जाता है और कहता है, मेरा हो गया। वांग जी कहता है, इतनी जल्दी। विंग कहता, तो और क्या, 4 घंटे लगा कर नहाऊँ, नहीं नहा सकता, यहाँ खुले में मुझे अजीब सा लग रहा है। वांग जी कहता है, हाँ पता है, लेकिन ये किसी और का घर है, हम ज़्यादा फरमाइश भी नहीं कर सकते। विंग कहता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। वांग जी कहता है, हाँ उन ओल्ड मैन ने कहा है कि हमारे लिए खाना बना रहे हैं, देखते क्या बनाते हैं। इसके बाद विंग और वांग जी अपने रूम में आ जाते हैं। विंग कहता है, मुझे फिर से नींद आ रही है। वांग जी कहता है, तो सो जाओ। विंग कहता है, लेकिन भूख भी लगी है। वांग जी कहता है, तो फिर मत सो। विंग कहता है, लेकिन नींद भी तो आ रही है। वांग जी फिर से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम चाहते क्या हो। विंग कहता है, खाना और सोना। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ये किसी और का घर है, हम थोड़ी हुक्म चला सकते हैं, जब उनकी मर्जी होगी तभी तो देंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी के कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है, कब खाना मिलेगा, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट के चूहे अब तक मर चुके हैं, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाता है और कहता है, खाना रेडी हो चुका है, तुम दोनों आकर खा लो। वांग जी और विंग जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिला देते हैं। विंग तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ओ फाइनली 2 दिन बाद मुझे कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर विंग बहुत खुश हो रहा था। वांग जी उसके फेस की स्माइल देख रहा था और कहता है, नौटंकी करना बंद करो, अब चलो। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद उस ओल्ड मैन के साथ बाहर आ जाता है किचन एरिया की तरफ। वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल था। विंग जल्दी से जाकर सीट पर बैठ जाता है। वांग जी अपना हेड शेक करता है और कहता है, थोड़ा सा तो शर्म कर लो, किसी और के घर पर हो। विंग कहता है, खाने के लिए मैं कभी शर्म नहीं करता, मुझे जो जैसा जहाँ मिल जाएगा मैं खा लूँगा, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। ओल्ड मैन जब विंग की इस तरह की बातें सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ हाँ अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद वो ओल्ड मैन वहाँ पर खाना सर्व करने लगता है। विंग और वांग जी दोनों ही खाने को देखते हैं। वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तभी अचानक उस ओल्ड मैन के दरवाजे पर नॉक होता है।
ओल्ड मैन कहता है तुम दोनों शुरू करो, मैं देखता हूँ कौन आया है। ऐसा कहकर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी खाने की तरफ देखते हैं। विंग तो खाना स्टार्ट भी कर चुका था। वांग जी कहता कम से कम उनका इंतजार तो कर लेते। विंग कहता अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं खाऊंगा और मैं खाकर ही रहूँगा। ऐसा कहकर विंग फिर से खाने लगता है। तब तक ओल्ड मैन दरवाज़ा ओपन कर चुका था। बाहर गाँव के कुछ लोग थे जिनके हाथ में खाने का कुछ सामान था। गांव वाले उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये शहर से आए मेहमानों के लिए। ओल्ड मैन खुश हो जाता है और उन लोगों को अंदर आने को कहता है। सभी अंदर आ जाते हैं और खाने को लेकर टेबल पर सर्व करने लग जाते हैं। विंग और वांग जी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी विंग के पास आती है और कहती है तुम दोनों हमारे गाँव के मेहमान हो, तुम्हारा तो अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ना। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो उनका धन्यवाद करते हैं। विंग तो खाने में अपना कॉन्सेंट्रेट दे रहा था, लेकिन वांग जी उन लोगों की तरफ देखकर स्माइल दे देता है। तभी ओल्ड लेडी कहती है तुम्हारा हस्बैंड खाया जा रहा है तो तुमने नहीं खाना। वांग जी कहता है मैं सर का इंतज़ार कर रहा था। ओल्ड मैन जब ये सुनता है कि वांग जी ने उन्हें सर कहा है तो कहता है नहीं बेटा, मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ग्रैंडपा अंकल कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सर मत कहो। हमारे यहाँ पर इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है ठीक है, आपको मैं ग्रैंडपा ही कहूँगा। ओल्ड मैन जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा। तभी उस ओल्ड लेडी की नज़र वांग जी के बॉल पर जाती है। वांग जी ने अभी तक अपने लिए खाना नहीं लिया था। ओल्ड लेडी जब ये देखती है तो कहती है बेटा तुमने अपने लिए खाना नहीं लिया अभी तक। वांग जी कहता वो एक्चुअली में, ऐसा कहकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। ओल्ड लेडी जल्दी से एक चिकन पीस लेती है और वांग जी के बॉल में डालने जाती है, लेकिन तभी विंग कहता है नहीं उसे मत दीजिए, वो नॉनवेज नहीं खाता, वो सिर्फ वेज खाना खाता है। ओल्ड लेडी जब ये सुनती है तो कहती है अच्छा तुम्हें तुम्हारे अल्फा के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है। विंग कहता हाँ पता तो है। ओल्ड लेडी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा जरा मैं भी तो देखूं तुम अपने अल्फ़ा को कितने अच्छे से जानते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अल्फ़ा का फेवरेट कलर कौन सा है। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है और खाते हुए कहता है सफ़ेद कलर, उसे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ओल्ड लेडी हैरान होकर विंग की तरफ देखती है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखती है और कहती क्या बेटा तुम्हें वाइट कलर पसंद है। तभी वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ओल्ड लेडी विंग से बहुत सारे सवाल पूछती है। वांग जी का फेवरेट कलर, वांग जी को क्या खाना पसंद है, वांग जी कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और विंग सारे सवालों का जवाब सही देता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था और कहता है इसे इतना सब कुछ कैसे पता। ऑलरेडी वांग जी से विंग के लिए सवाल पूछती है तो वांग जी कुछ सवालों का जवाब सही देता है। जितना उसने विंग को ऑब्जर्व किया था, जितना विंग के बारे में जाना था उतना सवाल सही था, लेकिन कुछ सवालों का जवाब वांग जी नहीं दे पाता है। ओल्ड लेडी और भी सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन तभी ओल्ड मैन कह देता है तुम लोग कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रहे हो, उन दोनों को चैन से खाना खाने तो दो, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। वो लोग खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 2-3 दिन से जंगल में ही भटक रहे थे बेचारे। ऐसा कहकर ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखने लगता है। विंग तो मुस्कुरा कर एक स्माइल दे देता है बड़ी वाली, लेकिन वांग जी का फेस सीरियस ही रहता है। ओल्ड मैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता बेटा अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते तो वेज खाना खा सकते हो। वांग जी हूँ में सर हिलाता है, फिर अपने लिए खाना लेने लगता है। तब तक वहाँ से पूरे गाँव वाले बाहर चले जाते हैं। ओल्ड मैन भी वांग जी के पास बैठता है और वो भी खाने लगता है। उसके बाद उन तीनों का खाना हो जाता है तो ओल्ड मैन सारे बर्तनों को कलेक्ट करता है और उन्हें धोने के लिए ले जा रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है ग्रैंडपा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर देंगे। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हमें भी तो आपके लिए कुछ करना चाहिए, आपको ये बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर धो देंगे। ओल्ड मैन कहते हैं लेकिन तुम दोनों हमारे मेहमान हो। वांग जी और विंग कहते हैं लेकिन जब तक हम यहाँ हैं हम करना चाहते हैं। ऐसा कहकर विंग जल्दी से ओल्ड मैन के पास चला जाता है, उनके हाथों से बर्तनों को ले लेता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आधे बर्तन तुम ले लो। वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद ओल्ड मैन से पूछते कि इनको कहाँ धोना है। ओल्ड मैन उन दोनों को बता देता है कि बर्तन को कहाँ धोना है। दोनों मिलकर बर्तन धो रहे थे। विंग बार बार वांग जी को घूर कर देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो। विंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सुपरस्टार और इस गाँव में आकर बर्तन धोएगा। वांग जी कहता है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है तो उनकी तो मदद करनी चाहिए ना। वांग जी कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ अजीब नहीं लग रहे हो। काश मेरे पास मेरा मोबाइल या कोई कैमरा होता तो इस तरह बर्तन धोते हुए मैं तुम्हारी पिक ले लेता तो कितना अच्छा होता ना। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है अपने काम पर ध्यान दो। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर सारे बर्तनों को धो देते हैं और उसके बाद उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी उसी ओल्ड मैन के पास आ जाते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा और कोई काम है तो हमें बता दो। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है नहीं बेटा आज तो कुछ काम नहीं है, तुम दोनों थके हारे हो, जाकर रेस्ट कर लो, अगर कोई काम होगा तो मैं बता दूंगा। और हाँ अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वांग जी कहता है वो एक्चुअली मेरा फ़ोन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। जब ओल्ड मैन ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता बेटा यहाँ पर कोई भी इस तरह का यंत्र इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ लाइट भी नहीं है। वांग जी हैरान होकर सब चारों तरफ देखने लगता है, सच में यहाँ तो लाइट है ही नहीं। वांग जी कहता है इसका मतलब
वो ओल्डमैन कहते हैं हम लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी तरह की विद्युत यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते। हमारा जो ये गांव छोटा सा गांव है, आपस में ही हम लोग बातें क्या कर लेते हैं, तो हमें इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा यहाँ ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा सा उदास हो जाता है। बींग कहता है वाओ, आप लोग बिना फ़ोन के जीते कैसे हो? ओल्डमैन मुस्कुरा देता है और कहता है कि हमारे यहाँ मनोरंजन के और भी कई सारे साधन हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं, हमें ये डब्बा नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो ओल्डमैन मुस्कुरा देता है। वांग जी और भींग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हो सकता है ये गाँव तो अलग ही है। ऐसा कहकर भींग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी ओल्डमैन कहता है अब तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, मुझे गाँव में कुछ काम है, मैं वो काम खत्म करके आता हूँ। भींग और वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं और उसके बाद अपने रूम में आ जाते हैं। भींग सीधे जाकर डायरेक्ट बेड पर लेट जाता है। वांग जी उसे घूर घूर कर देखने लगता है। भींग कहता है ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? भींग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है अब मैं कहाँ लेटूंगा? वांग जी की बात सुनने के बाद भींग कहता है अरे यहाँ पर इतना सारा जगह है, तुम यहाँ लेट सकते हो। वांग जी कहता है तुम भूल रहे हो कि तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फ़ा। भींग कहता है हाँ तुम एक अल्फ़ा हो, मैं एक ओमेगा हूँ और इस गाँव वालों की नज़रों में हम दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं जो घर से भाग कर आए हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो भींग को घूर घूर कर देखने लगता है। भींग कहता है देखो तुमने ही तो कहा था ना, अगर कुछ होना होता तो हमारा जंगल में ही कुछ हो जाता, जब जंगल में कुछ नहीं होता यहाँ क्यों होगा? तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखना और मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूँगा। अब ये जगह देखो पहाड़ों से घिरा पड़ा है तो ठंड भी ज़्यादा होगी, तुम ज़मीन पर सोने के आदी नहीं हो, तुम तो भाई सुपरस्टार हो, तो तुम ज़मीन पर नहीं सो सकते और मैं भी ज़मीन पर नहीं सोना चाहता क्योंकि ठंड लगेगी और मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कहकर विंग वांग जी को घूर कर देखने लगता है। विंग कहता है अब ज़्यादा सोचो मत, आकर लेट जाओ, तुम भी थके हुए हो, नींद आ रही है ना? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और उसी बेड पर आकर लेट जाता है। वांग जी जैसे ही लेटता है तो वांग जी को अचानक से नींद आ जाती है क्योंकि वांग जी सच में बहुत थका हुआ था। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और वो भी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही उठ चुके थे। विंग इस वक्त वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग को अपने से दूर करता है और कहता है ये ओमेगा ऊपर लेटा हुआ है। ऐसा कहकर वांग जी उठकर बैठ जाता है। विंग भी उठ जाता है और उठकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है पिलो कहाँ गया? वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है पिलो? विंग कहता है हाँ मैं पिलो को लपेट कर सोया हुआ था, वो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम था, कहाँ गया? वांग जी कहता है वो पिलो मैं था। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर लेटा हुआ था? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी उठ जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है तो सामने वही ओल्डमैन था। वांग जी उनकी तरफ देखता है और कहता है ग्रैंडपा। वो ओल्डमैन मुस्कुरा देता है और कहता है सुबह हो चुकी है बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, उसके बाद मुझे खेत में जाना है काम करने के लिए, तो तुम दोनों अगर नाश्ता कर लेते तो अच्छा होता। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है हाँ हम दोनों थोड़ी देर में आ रहे हैं। तब तक विंग भी उठकर आ चुका था। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। वो ओल्डमैन विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए हो तो अच्छा है, फ्रेश हो जाओ जल्दी से, और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आके ब्रेकफास्ट कर लो। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद एक एक करके वो दोनों फ्रेश होकर आते हैं। विंग टेबल पर नाश्ता देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा इतना नाश्ता? हाँ ग्रैंडपा हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा तुम लोग बढ़ती उम्र के बच्चे हो तो तुम लोगों को तो खाना ज़्यादा चाहिए ना, तो खा लो। विंग कहता है लेकिन इतना सारा हम दोनों कैसे खा पाएंगे? ग्रैंडपा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं खा लोगे, चुपचाप बैठ के खा लो। उसके बाद तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंडपा उन लोगों की तरफ दिखता है और कहता है मुझे तो अपने फील्ड पे जाना होगा काम करने के लिए, अगर तुम दोनों घर पर रहना चाहो तो घर पर रह सकते हो, नहीं तो इस पूरे गांव को घूम कर देख सकते हो। विंग कहता है जी ग्रैंडपा हम जरूर देखने जाएंगे। उसके बाद वांग जी ग्रैंडपा की तरफ दिखता है और कहता है ग्रैंडपा यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ मैं अपने फैमिली तक खबर पहुँचा दूँ कि हम लोग यहाँ पर हैं। जब वो ओल्डमैन ये सुनता है तो कहता है बेटा ऐसा तो कुछ है नहीं, हाँ हफ्ते में एक बार पोस्टमैन आता है, अगर तुम वहाँ पर चिट्ठी डाल दो तो तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे घर वालों तक पहुँच जाएगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं जब गांव घूमने निकलूंगा तब देख लूँगा। उसके बाद वो ओल्डमैन वहाँ से जाने लगता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद विंग दौड़ते हुए ओल्डमैन के पास जाता है और कहता है ग्रैंडपा क्या हम भी आपके साथ चलें आपकी फील्ड को देखने? जब ये ग्रैंडपा ये सुनते हैं तो कहते हैं हाँ बेटा चलो। उसके बाद वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है तुम्हें यहाँ रहना है या मेरे साथ जाना है? वांग जी कहता है मुझे थोड़ा काम है, तुम चले जाओ, मैं आज नहीं जा सकता। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और उसके बाद ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी पूरे घर को ध्यान से देखता है। उसके बाद वांग जी अपने ही मन में सोचता है कि मुझे गगा और अंकल तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होगी कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, मैं उनके लिए एक चिट्ठी लिख देता हूँ। ये सोचकर वांग जी सीधे रूम में चला जाता है और एक कागज़ लेता है और उसमें लिखना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वांग जी उस लेटर को लेकर बाहर आ जाता है और पूरे गांव को घूम घूम कर देखने लगता है और उनसे पूछ भी लेता है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। कुछ गांव वाले वांग जी की मदद करते हैं। वांग जी पोस्ट ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ लेटर सेंड करने जाता है। तभी एक पर्सन आकर कहता है अभी लेटर देकर कोई फ़ायदा नहीं, पोस्टमैन एक हफ्ते बाद ही आएगा, तभी सेंड कर देना।
वांग जी जब ये सुनता है तो उस लेटर को फिर से अपने पॉकेट में रख लेता है और उसके बाद कहता है, ग्रैंडपा का फील्ड कहाँ है, मुझे बता सकते हो? वो पर्सन हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वांग जी को लेकर ग्रैंडपा के फील्ड तक पहुँच जाता है। वांग जी जब वहाँ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग इस वक्त ग्रैंडपा के साथ काम कर रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान होता है। वांग जी कहता है, क्या मैं भी आ सकता हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते। तुम ठहरे एक सुपरस्टार, तुम्हें थोड़ी खेती बाड़ी का काम आता होगा। वांग जी कहता है, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ, मुझे भी ये करना है। ऐसा कहकर वांग जी भी फील्ड में उतर जाता है। इस वक्त ग्रैंडपा फील्ड में राइस प्लांट लगा रहे थे। वांग जी उसी कीचड़ में उतर जाता है और ग्रैंडपा के पास आ जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, क्या आप मुझे बता सकते हो राइस प्लांट कैसे लगाते हैं? ग्रैंडपा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं और वांग जी उसी तरह से राइस प्लांट को लगाने लगता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ये काम पहली बार कर रहे हो। वांग जी कहता है, मुझे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मैं किसी भी काम को बहुत जल्द सीख लेता हूँ। विंग अपना मुंह बना लेता है, क्योंकि विंग ने तो तेरे मेरे प्लांट लगाए थे, लेकिन वांग जी ने एक सीध में ही राइस प्लांट को लगाया था, जैसे कि ग्रैंडपा दिखा रहे थे। विंग अपना मुंह बना लेता है और उसके बाद वो भी लगाने स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद अचानक से विंग बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है। वांग जी और ग्रैंडपा उसकी तरफ हैरान होकर देख रहे थे। वांग जी कहता, क्या हुआ, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, काश मेरे पास आज मेरा कैमरा होता या मेरा मोबाइल होता, मैं तुम्हारा ये पिक, गांव में खेतीबाड़ी कर रहे हो तुम, ऐसी पिक अगर मैं ले लेता और मैं इंटरनेट पे उसे सॉल्व कर देता तो मुझे तो करोड़ों में पैसे मिलते, मैं कितना अमीर हो जाता। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है, तो फिर मेरा पास मेरा मोबाइल है ना, तुम उससे खींच सकते हो और करोड़पति भी बन सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, सच्ची? तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? वांग जी कहता है, घर पर। विंग कहता, काश तुम यहाँ लेकर आते। वांग जी कहता, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने लेकर नहीं आया। विंग कहता, अगली बार मैं ज़रूर लेकर आऊँगा तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारी बहुत सारी पिक खींचूंगा और उसके बाद यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हारे उन पिक को मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन सेल कर दूंगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, मैं सच में करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगता है और फिर से काम करने लगता है। धीरे धीरे विंग और वांग जी वहीं पर रस बस गए थे। विंग और वांग जी को वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा था। रोज़ सुबह उठकर ग्रैंडपा के साथ उनके फील्ड में चले आना, उनकी हेल्प करना, फिर घर पे आकर उनकी हेल्प करना, वो दोनों वही कर रहे थे। इवनिंग के समय विंग और वांग जी अक्सर मार्केट में घूमने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते विंग मार्केट में पहुंच चुका था, वांग जी उसके साथ था। विंग को एक छोटा सा स्टॉल नज़र आता है। विंग दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए थे। विंग सारे सामानों को देख रहा था, तभी उसे एक बनी टॉय मिलता है। विंग जल्दी से उस टॉय को खरीद लेता है और वांग जी बढ़ा देता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ दिखता है और कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। विंग की ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता है, मैं इतने प्यार से दे रहा हूँ और तुम्हें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करते हस्बैंड, प्लीज़ ले लो ना। वो सबके सामने एक्टिंग करने लगा था। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग जब ये सुनता है तो अपना पप्पी जैसा फेस बना लेता है और कहता है, हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। वांग जी कहता है, चलो यहाँ से। विंग कहता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए। वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और जल्दी से उस बनी टॉय को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, अब खुश? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब जल्दी चलो, मुझे टांग हल्लू खाना है। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ के भागने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे भाग रहा था। विंग जल्दी से टांग हल्लू के पास पहुंच जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड ये दिला दो ना। वांग जी विंग की तरफ हैरान होकर देख रहा था। विंग जब भी मार्केट में आ जाता है वांग जी को इसी तरह से तंग किया करता था, क्योंकि पूरे गांव वालों के लिए तो वो दोनों कपल थे ना, जिस वजह से विंग इस तरह की एक्टिंग किया करता था। आसपास से बहुत सारी औरतें और ओमेगा जा रही थी। विंग और वांग जी को इस तरह से देखकर सभी हंसी मजाक कर रहे थे। वांग जी थोड़ा सा साई फील करता है, उसके बाद विंग को टांग हल्लू खरीद के दे देता है। विंग 2 टांग हल्लू लेता है, एक तो खुद खाता है और एक वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी पहले मना करता है। विंग कहता है, खाकर देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा कहकर वो उसे वांग जी के हाथ में पकड़ा देता है। उसके बाद दोनों ही टांग हल्लू खाते खाते घर की तरफ वापस आ रहे थे। बीच में वो दोनों सनसेट देखने के लिए झील की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाके नदी किनारे वो दोनों बैठ जाते हैं और सनसेट देखने लगते हैं। विंग और वांग जी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वांग जी भी यहाँ पर आकर बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वांग जी को यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन वांग जी जानता है एक ना एक दिन उसे अपनी दुनिया में वापस चले जाना होगा। कभी कभी वो विंग की तरफ देखकर सोचता है, यहाँ से वापस जाने के बाद क्या मैं इससे कभी मिलूँगा या ये मुझे कभी मिलेगा? कितना अच्छा है ये, मेरा कितना अच्छे से ख्याल भी रखता है, क्योंकि विंग हमेशा वांग जी का ख्याल रखता था, वांग जी की ज़रूरतों का ख्याल रखता था, बिल्कुल एक ओमेगा वाइफ की तरह। वांग जी एक बार पोस्ट ऑफिस गया था उस लेटर को सेंड करने के लिए, लेकिन जैसे ही उस लेटर को हाथ में लेता है और सेंड करने के लिए जाता है, अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। वांग जी कुछ सोचता है और उसके बाद उस लेटर को फाड़ कर फेंक देता है और वापस घर आ जाता है।
वांग जी कभी भी वापस नहीं जाना चाहता था। उसे बिहिंग और ग्रैंडपा के साथ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ग्रैंडपा सच में बहुत अच्छे इंसान थे। ग्रैंडपा अकेले ही रहा करते थे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और उनका बेटा था, लेकिन एक हादसे में उन दोनों की ही डेथ हो गई। उस दिन के बाद से ग्रैंडपा हमेशा अकेले ही रहा करते हैं। देखते ही देखते बिंग और वांग जी को वहाँ पर रहते हुए 25 दिन हो गए थे। बिंग और वांग जी उसी गांव में घुल मिल गए थे। उन दोनों को ही यहाँ अच्छा लग रहा था और दोनों का ही यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक दिन गांव में फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो भी न्यूली वेड कपल होते हैं वो जाकर अपने एंसेस्टर्स से आशीर्वाद लेते हैं। ग्रैंडपा भी बिंग और वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों भी तो नई शादीशुदा जोड़े हो ना, ये कपड़े मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ, आज तैयार हो जाना, आज शाम को हम फेस्टिवल में चलेंगे। बिंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी उन ड्रेस की तरफ देखता है, वो सच में न्यूली वेड कपल के ही ड्रेस है। वांग जी बिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इन्हें पहनोगे? बिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं पहनूंगा, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड कलर के, तुम्हारा भी तो अच्छा लग रहा है, ये भी तो रेड कलर का ही है ना। वांग जी कहता, रेड कलर का है, लेकिन हम दोनों न्यूली वेड कपल नहीं है, हम दोनों की शादी नहीं हुई है बिंग, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। बिंग कहता, हाँ जानता हूँ, लेकिन अगर हमने अब गाँव वालों को बताया कि हम शादीशुदा नहीं है तो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में, और वैसे भी हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं तो गलत सोचेंगे। इससे अच्छा है जैसा झूठ चल रहा है चलने दो, जब यहाँ से हम चले जाएंगे हम थोड़ी ना वापस यहाँ पर आएंगे, एक ना एक दिन तो हमें अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। वांग जी जैसे ही वापस जाने का नाम सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इवनिंग होने के बाद बिंग और वांग जी अच्छे से रेडी होकर ग्रैंडपा के साथ फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। उसके बाद वो एक ओल्ड लेडी जो हमेशा से बिंग और वांग जी को इरिटेट करती है वो आ जाती है। वो उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, चलो तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं लेना। बिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ में सर हिला देते हैं। बिंग और वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लेडी रोक लेती है और कहती है, इस तरह से नहीं जाते बेटा। ऐसा कहकर वो उन दोनों के सामने आ जाती है और लाल धागा लेती है और वांग जी के सबसे छोटी वाली उंगली में बांध देती है और उसका दूसरा सिरा बिंग के सबसे छोटी वाली उंगली में बांध देते हैं और कहती है, बेटा ये लाल धागा टूटना नहीं चाहिए। बिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद हाँ में सर हिला देते हैं और लेडी उन दोनों का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मैं तुम दोनों को टेम्पल के अंदर लेकर जाती हूँ। उसके बाद वो लेडी बिंग और वांग जी को लेकर टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे न्यूली वेड कपल्स थे। वहाँ पर कुछ ऐसे के भी कपल थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बिंग और वांग जी सभी को हैरान होकर देख रहे थे। तभी ओल्ड लेडी उनके पास आकर कहती है कि तुम दोनों को यहाँ पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करना होगा। बिंग और वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। उसके बाद ओल्ड लेडी जैसे जैसे रिचुअल बताती जा रही थी बिंग और वांग जी उन्हीं को परफॉर्म करे जा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी रिचुअल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बिंग और वांग जी टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। वो ओल्ड लेडी अभी भी उन दोनों के साथ थी और बकबक किए जा रही थी। बिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस लाल धागे की तरफ देख रहे थे। जब वो ओल्ड लेडी बिंग और वांग जी की तरफ देखती है तो उनकी निगाहें उनके लाल धागे पर थी। ओल्ड लेडी मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा इसे कोई मामूली धागा नहीं समझो, ये धागा तुम्हें जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है। और जो अभी तुमने मंदिर में रिचुअल परफॉर्म किया है ना, वो एक तरह से मैरिज रिचुअल था जो हर साल यहाँ आकर न्यू कपल परफॉर्म करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो तुम दोनों की दोबारा से शादी हो गई है। ऐसा कहकर ओल्ड लेडी मुस्कुराने लगती है। बिंग वांग जी एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे थे। बिंग हैरान होकर उस ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है, हम दोनों की मैरिज हो चुकी है? ओल्ड लेडी मुस्कुरा देती है और कहती है, मैरिज हो चुकी है? तुम दोनों की तो मैरिज पहले से ही हो गई। हाँ, ये रिचुअल तुम दोनों ने दोबारा से परफॉर्म किया है तो तुम दोनों की दोबारा शादी हो गई है। इस तरह हर साल हमारे यहाँ पर कपल परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी हमेशा एक साथ ही बीते। ऐसा कहकर वो लेडी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिंग कहता है, मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता और वांग जी आगे की तरफ जाने लगता है। बिंग कहता है, अरे रुको तो सही, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना अभी अभी हम दोनों की शादी हुई है। वांग जी फिर से हाँ में सर हिला देता है और उस धागे की तरफ देखता है और कहता है, पता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों टेम्पल के अंदर गए थे? बिंग और वांग जी दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ, यहाँ पर फोक डांस हो रहा है, यानी हमारे यहाँ गाँव का लोक संगीत बज रहा है, तुम दोनों चाहो तो वहाँ जाकर डांस कर सकते हो। बिंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डांस? वांग जी कहता, मुझे नहीं करना। बिंग कहता, लेकिन मुझे करना है, मुझे बहुत मज़ा आता है डांस करने में। ऐसा कहकर बिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उससे लेकर सीधी उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे कपल डांस कर रहे थे। बिंग और वांग जी भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी तो बिंग को खुश होता हुआ देखकर खुश हो रहा था। बिंग और वांग जी वहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ कपल बिंग और वांग जी के पास आ जाते हैं। एक अल्फा अपने हाथ में कुछ ड्रिंक्स लिए हुआ था और बिंग और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। बिंग और वांग जी दोनों ही हैरान होकर उन लोगों की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये क्या है? तभी एक कपल कहता है, ये हमारे यहाँ का स्पेशल ड्रिंक है, हम जैसे न्यूली वेड कपल इस ड्रिंक को लेते हैं, ये रिचुअल है।
विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग जल्दी से उस ड्रिंक को ले लेता है और टेस्ट करने लगता है, लेकिन वांगजी अभी भी उस ड्रिंक को घूर घूर कर देख रहा था। विंग थोड़ा सा टेस्ट करता है, उसके बाद वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है, वांगजी इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वांगजी एक बार सबकी तरफ घूर कर देखता है। सभी लोग उस ड्रिंक को पी रहे थे। वांगजी मुँह में सर हिलाता है और अपनी ड्रिंक को ले लेता है और वांगजी भी टेस्ट करके देखता है। हाँ, सच में ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हम सच में टेस्टी है। विंग कहता है, हाँ देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मुझे एक और कप मिलेगा? तभी वो कपल मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग और वांगजी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि ये एक तरह का अल्कोहल है। कुछ देर बाद विंग और वांगजी दोनों ही नशे में टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। जब फेस्टिवल ख़त्म होने का समय आ जाता है तो ग्रैंडपा उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा चलो फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, अब हमें घर जाना होगा। विंग और वांगजी हाँ में सर हिला देते हैं, लेकिन वो दोनों इस वक्त नशे में झूम रहे थे। ग्रैंड बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अपने घर तक लेकर आते हैं और उन दोनों को उनके रूम में छोड़ अपने चले जाते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को घूर घूर कर देते हैं। विंग की तरह, तुम्हें पता है तुम ना आज बहुत ज़्यादा क्यूट नजर आ रहे हो। विंग की तरह, सच्ची? वांगजी हाँ में सर रहता है। तभी भी वांगजी की नज़र अपने हाथ में बंधे हुए उस लाल धागे पर पड़ती है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ना आज हम दोनों की शादी हो गई है। विंग भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मेरी शादी हो गई है, अब मैं मैरिड हो गया हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अब सिंगल नहीं हूँ, अब मैं डबल हो चुका हूँ। वांगजी विंग को घूर के देखता है और कहता है, कहाँ तुम डबल हुए हो, तुम तो बिल्कुल सिंगल ही लग रहे हो और तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र आ रहे हो। ऐसा कहकर वांगजी विंग की तरफ बढ़ जाता है और विंग के लिप्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे ये लिप्स बहुत क्यूट नज़र आ रहे हैं, क्या मैं इनमें किस कर दूँ? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं, तुमने पहले भी मेरी एक फर्स्ट किस ले ली थी, अब नहीं दूंगा। हाँ मुझे याद आया। विंग ऐसा कहकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने तो मेरी फर्स्ट किस ली थी ना, अब मुझे मेरी किस वापस दो। ऐसा कहकर विंग खुद ही वांगजी की तरफ बढ़ जाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स दे रहा था, क्योंकि दोनों ही इस वक्त नशे में थे। उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। उधर हम लैन मैंसन का नज़ारा देखते हैं। लैन कुरन और लैन सिजन दोनों ही काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि वांगजी को गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। वांगजी का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। लैन कुरन गुस्से से सभी लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, 1 महीना हो गया है, 1 महीने से वो बच्चा गायब है और आप लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सर हमने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन सर का सच में कुछ नहीं पता चल रहा है, पता नहीं उन्हें ज़मीन निकल गई या हवा ने गायब कर दिया। हम इतनी तलाश कर रहे हैं लेकिन सर का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने उनका किडनैप करने की कोशिश की थी उन लोगों को हम सब ने अरेस्ट करवा दिया। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, 1 महीने से मेरा बच्चा गायब है, घर नहीं लौटा है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। लैन सिजन इस वक्त चुपचाप बैठे हुए थे और उस जंगल के मैप को देख रहे थे। तभी लैन सिजन की नज़र गाँव के नक्शे पर जाती है। लैन सिजन कहते हैं, क्या तुमने इस गाँव में तलाश किया? सेक्रेटरी कहते हैं, नहीं सर, ये गाँव बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, एक छोटा सा गाँव है, यहाँ तो इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है और ना ही इस गांव में बिजली है, तो सर वहाँ क्यों जाएंगे और वहाँ क्यों रहने लगे? सर वहाँ रहेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी। आपको पता है ना सर किस हाल में पले बड़े हैं, यहाँ पर उनके पास सभी कुछ है और सर 1 महीने से वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। लैन सिजन और लैन कुरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहते हैं, इडियट के उस गाँव को क्यों छोड़ दिया, उस गाँव को ढूंढना चाहिए, क्या पता वांगजी वहीं पर हो। कहता है, सर गलती हो गई, हम उसी गाँव को ढूंढने जा रहे हैं। लैन सिजन, तुम लोगों से की बस की बात नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। लैन कुरन कहते हैं, मैं भी चलूँगा। लैन सिजन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, अंकल आप जाएंगे, आप यहीं रहिए ना। लैन कुरन कहते हैं, अब मुझे घर में बिल्कुल रहना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है, मैं वांगजी को घर वापस लाना चाहता हूँ किसी भी हाल में। लैन सिजन जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, ठीक है अंकल, आप भी हमारे साथ चलिए। उसके बाद लैन कुरन और लैन सिजन उसी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी और विंग दोनों इस वक्त एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। वांगजी की आंख धीरे धीरे खुलती है और वांगजी अपने सामने विंग को देखता है। ये वांगजी का रोज का नज़ारा था, इसलिए वांगजी एक स्माइल लेता है और उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वांगजी हैरान हो जाता है, क्योंकि वांगजी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही विंग की बॉडी पर था। उसके बाद वांगजी याद करने की कोशिश करता है कि रात को क्या हुआ था। धीरे धीरे वांगजी को सब कुछ याद आने लगता है। वो हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वांगजी की तरफ देखता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, जिस वजह से विंग के मुंह से आवाज़ निकल जाती है। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है,
क्या तुम ठीक हो? विंग घबराते हुए जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है और अपने ऊपर पूरा ब्लैंकेट ले लेता है और वांग जी को हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, कल रात क्या हुआ था? वांग जी इससे पहले कुछ कह पाता कि अचानक से वांग जी की डोर पर बहुत जोर जोर से नोक होने लगती है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता, कौन है? ग्रैंडपा तो इस तरह से डोर नॉक नहीं करते हैं। वांग जी जल्दी से उठ जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। विंग भी इधर उधर देखता है और वो भी अपने कपड़े पहनने लगता है। वांग जी जल्दी से डोर ओपन करके बाहर आ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि लैन सिचन और लैन कुरन उसके सामने खड़े थे। लैन कुरन जैसे ही वांग जी को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, नालायक कहीं के, 1 महीने से गायब हो, क्या घर वापस नहीं आना है क्या? वांग जी हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखता है। लैन सिचन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? 1 महीने से गायब हो, तुम्हें पता है हम दोनों कितने परेशान हो गए थे, तुम्हारी कोई खबर भी नहीं मिल रही थी। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। कुछ देर में बिहिंग भी रूम से बाहर आ जाता है तो तभी सबकी नज़र बिहिंग पर पड़ती है। लैन कुरन गुस्से से बिहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उस दिन तुम ही थे ना इसके साथ, और तुम इसको किडनैप करके यहाँ लेकर आए गए हो? वांग जी जब ये सुनता है तो अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल उसने कुछ नहीं किया, एक्चुअली में उसने तो मेरी जान बचाई थी। उसके बाद वांग जी एक एक करके सारी बातें लैन कुरन और लैन सिचन को बताने लगता है कि किस तरह से विंग उनके मेंशन में आ गया था और किस तरह से विंग को लेकर वांग जी इस जंगल में आ गया और जंगल से इस गाँव में रहने लगा। लैन कुरन कहते हैं, तुम्हें घर वापस नहीं लौटा था, एक खबर तो भिजवा देते। वांग जी कहते हैं, एक्चुअली में अंकल मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा था, जिस वजह से मैं वापस नहीं जाना चाहता था। लैन कुरन जब ये सुनते हैं कि वांग जी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वांग जी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो लैन कुरन को गुस्सा आ जाता है। लैन कुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बहुत तुम्हारी मनमानी हो गई है, अब चुपचाप से जाकर कार में बैठो, हम तुम्हें लेने आए हैं। वांग जी उन सब की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ से जाना उससे पहले ही लैन कुरन गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता, चुपचाप जाकर कार में बैठो। वांग जी अपनी हाँ में सर हिला देता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग अभी भी घूर घूर कर सबकी तरफ देख रहा था। लैन सिचन विंग की तरफ आते हैं और कहते हैं, तुम्हें भी तो घर वापस जाना होगा ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। लैन सिचन कहते हैं, तो जाओ जल्दी से अपना सामान ले आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और विंग और वांग जी का जितना भी सामान था वो लेकर बाहर आ जाता है। विंग वांग जी की तरफ उसका बैकपैक बढ़ा देता है। वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग भी उस वक्त कुछ भी नहीं कहता, वो चुप ही रहता है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और प्यार से विंग के सर पर हाथ चलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम जा रहे हो? विंग की आंखों में इस वक्त आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से ग्रैंडपा को हक कर लेता है और कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, जब भी मुझे यहाँ की याद आ जाएगी तभी मैं यहाँ आ जाऊँगा। ग्रैंडपा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारा भी, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, इस बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और विंग भी। उसके बाद वो दोनों कुछ नहीं कहते। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाकर कार में बैठो। वांग जी अपना सामान लेता है और कार में आकर बैठ जाता है। लैन कुरन भी वांग जी के साथ आकर बैठ चुके थे। लैन सिचन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ आओ। विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप लैन सिचन के साथ जाने लगता है। लैन कुरन और लैन सिचन अपनी अपनी कार से आए थे। लैन कुरन ने वांग जी को अपनी कार में बिठा दिया था और लैन सिचन ने विंग अपनी कार में। उनके साथ बहुत सारी ब्लैक कार भी आई थी। वहाँ से कार चलना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। लैन कुरन जब ये देखते हैं तो कहते हैं, बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो वांग जी? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपनी नज़रें सामने की तरफ कर लेता है। उधर विंग लैन सिचन के साथ बैठा हुआ था और बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसको इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। ये गाँव उसको बहुत पसंद आ गया था। इस गाँव में वो वापस आना चाहता था। ऊपर से वांग जी भी तो उससे दूर हो रहा है। ये सोच सोच कर विंग को रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं रहा था, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। लैन सिचन विंग से 1-2 सवाल करते हैं, जिसका जवाब विंग नॉर्मली ही देता है। लगभग शाम हो जाती है उनको सिटी पहुंचने में। सिटी पहुंचने के बाद लैन कुरन की कार वहां से अलग हो जाती है और लैन मैंसन की तरफ निकल जाती है। और लैन सिचन विंग की तरफ देखते हैं और उसके घर का एड्रेस पूछते हैं। विंग अपने घर का एड्रेस बता देता है तो लैन सिचन विंग को लेकर उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी अपने मैंसन में वापस आ चुका था। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, तुम 1 महीने से गायब थे, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना सारा काम पेंडिंग हो चुका है, तुम्हें एक एक करके सारे काम को पूरा करना होगा। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वांग जी पूरे रूम को ध्यान से देखता है। ये वही रूम था जिसमें वांग जी सालों से रह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी को ये रूम अपना नहीं लग रहा था। वांग जी को वो छोटा सा घर वही अपना नज़र आ रहा था। वांग जी चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और अपना बैकपैक पकड़ लेता है। तभी अचानक से वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी अपना बैकपैक खोलता है तो उसमें से विंग का दिया हुआ वही बनी की चेन और हैंकी और वो टॉय था। वांग जी उनको अपने हाथों में लेता है। की चेन में विंग का नाम लिखा हुआ था। वांग जी धीरे से उसमें अपना हाथ चलाता है और उसके मुंह से अनजाने में ही निकल जाता है विंग।
उधर विंग भी अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। विंग जैसे ही अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है तो चारों तरफ वांग जी की ही तस्वीरें थी। विंग सारी तस्वीरों को देखता है, लेकिन आज विंग को बिल्कुल बात करने का मन नहीं था। विंग सीधे अपने रूम के अंदर चला जाता है और बेड पर लेट जाता है और तकिए को अपने फेस से छुपा लेता है और ज़ोर ज़ोर के रोने लगता है। विंग को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग बस रोए ही जा रहा था। उधर वांग जी की तो हालत ऐसी ही थी। वो विंग से अलग हो चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। यहाँ से टाइम स्किप करके हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। वो सारा दिन तो बिजी रहते थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने अपने रूम में आते थे तो दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आती थी। उनको उनका घर ही काटने को दौड़ता था। विंग तो हमेशा टीवी ऑन करके देखता रहता था वांग जी की कोई खबर मिलती है कि नहीं। अब विंग वापस वांग जी के मेंशन में कभी नहीं जाता था, ना ही फैंस के बीच में खड़ा होकर वांग जी को ढूंढता था, क्योंकि उसे डर लगता था और वो वांग जी का सामना नहीं कर सकता था। एक दिन लैन कुरैन, लैन सिचेन और वांग जी तीनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांग जी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। इन दिनों में वांग जी और भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, जितना ज़रूरी है उतना ही करता था। लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता अंकल बोलिए। तभी लैन कुरैन कहते, वांग जी मैं तुमसे बहुत पहले कहना चाहता था। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे एक बहुत बड़ी पार्टी का अनाउंस कर रहा था। तुम उस पार्टी में आने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ अंकल मुझे याद है। लैन कुरैन कहते हैं, मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरान होकर लैन कुरैन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा अंकल आपने? लैन कुरैन कहते हैं, हाँ वांग जी मैंने सोचा था कि एंगेजमेंट अनाउंस कर दूं, लेकिन तुम तो किडनैप हो गए थे, जिस वजह से नहीं हो पाया। मैंने फैसला किया है 15 दिन बाद तुम्हारी सगाई होगी। वांग जी अभी भी हैरान होकर अपने अंकल की तरफ देख रहा था और कहता है, अंकल ये आप मुझसे बिना पूछे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? लैन कुरैन कहते हैं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और मैंने तुम्हारे कोई मामूली इंसान से शादी तय नहीं की है। तुम्हें पता है ना जेनेलिया, वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, और उसके फादर वो तो हमारे बिजनेस पार्टनर है। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी और जेनेलिया की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, अंकल मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लैन कुरैन कहते हैं, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है वांग जी, अभी सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। उसके बाद तुम दोनों जब शादी करना चाहो शादी कर सकते हो। वांग जी हैरान होकर लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लैन कुरैन कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है वांग जी, अब तुम्हारी शादी जेनेलिया के साथ ही होगी, चाहे अभी करो या बाद में। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ जेनेलिया ही होगी। वांग जी उसके आगे कुछ नहीं कहता। वांग जी चुपचाप वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। लैन सुजन जब ये देखते हैं तो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं, वांग जी अंकल तुम्हारा अच्छा ही सोच रहे हैं। वांग जी कहता है, अंकल तो हमेशा ही मेरा अच्छा सोचते हैं ना गगा, कभी मुझसे पूछा है मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? हमेशा अपनी मर्जी ही मुझ पर थोप देते हैं। ऐसा कहकर वांग जी सीधे अपने रूम में चला जाता है। लैन सुजन हैरान होकर वांग जी को जाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार वांग जी ने अंकल के खिलाफ बात कही थी। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अपने गगा से तो शेयर करो ना, तुम बचपन से हर चीज़ छुपाते आए हो, कम से कम इस बार मुझसे शेयर करो। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त अपना अपार्टमेंट में था और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ब्रेकफास्ट बनाकर वो सीधे काउच पर आकर बैठ जाता है। विंग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए विंग ने आज जॉब पर जाने से मना कर दिया था और विंग चुपचाप अपने अपार्टमेंट में ही था और टीवी ऑन कर देता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी अचानक से टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। इसमें बताया जा रहा था कि आज से 15 दिन बाद लैन वांग जी की सगाई जेनेलिया के साथ होने वाली है। विंग एक नज़र के लिए उन दोनों की तस्वीर को देखता है और विंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल लाता है और कहता है, सही है, मैं तो एक मामूली सा कैफ़े में काम करने वाला इंसान हूँ, वो मुझे थोड़ी चुनेगा, वो तो अपने लेवल के इंसान को चुनेगा। अच्छा है उसकी शादी हो रही है। ऐसा कहकर विंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर अपने आप से कहने लगता है, क्या उसे मैं याद हूँ या वो मुझे भूल चुका है? विंग फिर अपना हेडसेट है और कहता है, मुझे क्यों याद रखने वाला है, मैं थोड़ी ऐसा कोई ख़ास इंसान हूँ जिसे याद रखा जाए, वो तब तक मुझे भूल चुका होगा। ऐसा कहकर विंग अपने आंसुओं को पोंछता है जो अनजाने में ही बह चुके थे। विंग अपने आंसुओं को पोंछने के बाद कहता है, मैं घर पर नहीं रहूँगा, अगर घर पर रहा तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी, मैं अपनी जॉब पर वापस चला जाता हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से रेडी होता है और अपना सामान लेकर अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम 15 दिन बाद का सीन देखते हैं।
15 दिन बाद आज वांगजी और जेनेलिया की एंगेजमेंट का दिन था। वांगजी और जेनेलिया की एंगेजमेंट कोई मामूली इवेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा इवेंट था जो पूरे शहर के लोगों के लिए कुछ खास था। सिटी के सबसे बड़े लग्जरियस ओपन गार्डन वेन्यू को फूलों से बहुत अच्छे से सजाया गया था। रेड कार्पेट बिछाया गया था और वहाँ पर जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, पेपराजी बहुत लोग शामिल थे। यहाँ तक कि वांगजी के फैंस भी शामिल हो चुके थे, जिन्हें गार्ड ने अंदर जाने से रोक रखा था। बाहर ही एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा टीवी लगाया गया था जिसमें फैंस वांगजी की सगाई देख सके। सभी फैंस की नज़र उस टीवी पर थी। यहाँ तक कि अंदर गार्डन में भी 2 बड़े-बड़े टीवी को लगाया गया था जिसमें अंदर बाहर दोनों के ही सीन को दिखाया जा रहा था। वांगजी इस वक्त स्टेज पे खड़ा था। जेनेलिया भी वहाँ आ चुकी थी। जेनेलिया वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल करती है, लेकिन वांगजी का फेस आज बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहा था। लैंकुरन वांगजी की तरफ देखते हैं और उसके हाथ में रिंग का बॉक्स देते हैं और कहते हैं, वांगजी अंगूठी पहना दो जेनेलिया को। वांगजी एक नज़र बॉक्स की तरफ देखता है, तभी अचानक से वांगजी की नज़र बड़े से टीवी स्क्रीन की तरफ जाती है जहाँ पर उसके फैंस को दिखाया जा रहा था। वांगजी उन्हीं फैंस के अंदर से एक पर्सन को पहचान लेता है जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी, फेस पर मास्क लगा रखा था। बस उसकी आंखें ही चमक रही थी जो लाल हो चुकी थी। वांगजी इन आंखों को कभी नहीं भूल सकता। हजारों लोगों के बीच में से भी इन आंखों को ढूंढकर निकाल सकता है वांगजी जैसे ही ये देखता है, एक पल के लिए उसका दिल काम करना बंद कर देता है। वांगजी अंगूठी की तरफ देखता है और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लैंकुरन जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उधर विंग फैंस के बीच में था और धीरे धीरे वापस जाने के लिए मुड़ चुका था। विंग के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कदमों को आगे बढ़ाया जा रहा था। वांगजी अब तक फैंस के बीच आ चुका था और उनको इशारा करता है कि साइड में हट जाओ। सभी फैंस जब ये देखते हैं कि उनका सुपर हीरो उनके पास आ चुका है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वांगजी सबकी तरफ घूर कर देखता है और इशारों में कहता है, हट जाओ इस सामने से मेरे। जैसे ही सब फैंस ये सुनते हैं तो बीच में से रास्ता बना देते हैं। वांगजी विंग वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका था। वांगजी भागते हुए विंग चिल्लाता है। विंग अपने कदमों को रोक लेता है और सोचता है उसने कुछ गलत सुना। वांगजी दोबारा से विंग को आवाज़ लगाता है। विंग जैसे ही ये सुनता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो वांगजी उसके सामने खड़ा हो चुका था। वांगजी हाँफते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग जल्दी से अपने मास्क को उतारता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर स्माइल आ चुकी थी। वांगजी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उस बॉक्स से रिंग निकालता है और कहता है, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब तक लैंकुरन, जेनेलिया, लैंसिचन और लैंसिचन के डैड वहाँ आ चुके थे। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो? वांगजी कहता है, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो सच में मैं जी नहीं पाऊँगा। ये 2 महीने मेरे लिए बहुत बहुत बेकार थे। मैं हर पल मर रहा था। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता विंग। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्लीज़ मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज़। मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। उधर लैंकुरन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। लैंकुरन कहते, वांगजी ये सब क्या है? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, तुम्हें पता है ना? वांगजी लैंकुरन की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और कहता, नहीं, मैं जेनेलिया से एंगेजमेंट नहीं करूँगा। मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। लैंकुरन वांगजी की बात सुनने के बाद वांगजी को कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन लैंसिचन लैंकुरन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अंकल प्लीज़, आज पहली बार ज़िंदगी में वांगजी ने अपने मन की कही है। प्लीज़ जो वो चाहता है उसे करने दीजिए ना। आप देखिए ना, आज पहली बार वांगजी अपनी बात कह रहा है। हमेशा से उसने आपकी ही तो बात मानी है, इस बार उसे अपनी मन की करने दीजिए। तभी जेनेलिया भी बोल देती है, हाँ अंकल, अगर वांगजी उससे प्यार करता है तो उसकी ज़बरदस्ती मेरे से शादी मत दीजिए। हम तीनों ही खुश नहीं रहने वाले, ना मैं खुश रहूँगी, ना वांगजी और ना ही ये। लैंकुरन जब ये सुनते हैं तो एक गहरी सांस छोड़ते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या इसी में तुम्हारी खुशी है? वांगजी हाँ में सर हिला देता है और कहता, हाँ विंग में भी मेरी खुशी है। प्लीज़ अंकल हाँ बोल दीजिए ना। लैंकुरन कहता है, ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। वांगजी जब ये सुनता है तो स्माइल कर देता है और विंग की तरफ देखता है और जल्दी से अपने घुटनों में बैठ जाता है और अंगूठी विंग की तरफ फिर से बढ़ा देता है और कहता है, विल यू मैरी मी? वांगजी के सारे फैंस भी वहाँ जमा हो चुके थे। सब लोग हैरान होकर वांगजी की तरफ और विंग की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक से एक फैंस कहता है, से यस, से यस। ऐसा कहने से सारे फैंस एक साथ कहने लग जाते हैं, से यस, से यस।
विंग जब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सच्ची में? क्या सच में तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ इडियट, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे अच्छा मुझे और कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल कर देता है। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर भी आ जाता है और विंग हाँ में सर हिला देता है। वहाँ पर बहुत जोर के शोर होने लग जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग के रिंग पहना देता है। सभी लोग खुशियों से ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। लैन कुरन के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। लैन कुरन कहते हैं, अब चलो चलो, बहुत अब तो तुम शादी करवा देगी। वांग जी जाकर खड़ा होता है। अंकल वो आती है ना, दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लैन कुरन, लैन और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी की तरफ हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम भूल गए उस दिन जब हम दोनों टेंपल में वो जो कपल रिचुअल निभाया था, वो मैरिज रिचुअल ही तो थी। उस हिसाब से तो हम दोनों की शादी हो चुकी है ना? विंग जब ही सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है। लैन कुरन कहते हैं, हो क्या सच में तुम दोनों की शादी हो चुकी है? विंग और वांग जी दोनों ही हाँ में सर हिला देते हैं। लैन कुरन कहते हैं, जो भी हो मैं उसको नहीं मानता। यहाँ सबके सामने तुम दोनों को दोबारा से शादी करनी होगी। वांग जी और विंग दोनों ही हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखते हैं। लैन से कहते हैं, अंकल आज वांग जी की एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट तो अब होने से रहा, क्यों ना आज ही विंग और वांग जी की शादी करवा दे। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है, वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है। लैन कुरन कहता है, हाँ तैयारी तो बहुत कर रखी थी, चलो इसी स्टेज पर वांग जी और विंग की शादी करवा देते हैं। उसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है और अपने कपड़ों की तरफ देखता है। वांग जी तो पूरा सजा सजा था, लेकिन विंग ने तो मामूली कपड़े पहन रखे थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरी वेडिंग ड्रेस में मैं इन कपड़ों में करूँगा, वेडिंग मैं नहीं करने वाला। वांग जी कहता है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी जेनेलिया वहाँ आ जाती है। जेनेलिया विंग से कहती है, तुम मेरे साथ चलो। विंग हैरान होकर जेनेलिया की तरफ देखता है, वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ? वांग जी कहता है, विंग जाओ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मुझे समझती है और तुम उसके साथ जाओगे तो सेफ रहोगे। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जेनेलिया विंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी खुशी खुशी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है और विंग का इंतजार करने लगता है। अब वांग जी के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। वांग जी बहुत खुश नजर आ रहा था। लैन कुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल कुछ घंटे पहले वांग जी का फेस कैसा था और अब देखो वांग जी कितना खुश है ना? लैन कुरन एक नज़र वांग जी की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा है, शायद इस लड़के में ही वांग जी की खुशी थी। कुछ ही देर में जेनेलिया विंग को लेकर वहाँ आ जाती है। जेनेलिया विंग को स्टेज पर लेकर आती है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है तो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और विंग के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। प्रीस्ट भी वहाँ आ चुके थे और उसके बाद वो विंग और वांग जी की मैरिज के रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर में विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है। बाहर फैंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उसके बाद वांग जी गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, उन वांग जी के सारे फैंस को अंदर आने दो। सारे फैंस वेडिंग हॉल में आ जाते हैं और एक एक करके विंग और वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगते हैं। कुछ ही देर में फंक्शन वगैरह खत्म हो जाता है। लैन सीजन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग थक चुका होगा, उसे लेकर घर चलते हैं। वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग चले? विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, लैन मैंसन में। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कार में आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में लैन सीजन, लैन कुरन, वांग जी और विंग लैन मैंसन में पहुँच जाते हैं। वांग जी सबसे पहले कार से बाहर निकल जाता है और अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग भी वांग जी का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकल जाता है और पूरे मैंसन को देखने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या देख रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, किसने सोचा था कुछ महीनों पहले मैं इसी मैंसन में चोरों की तरह घुसा था और आज? वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, आज तुम मेरे ओमेगा बनकर आ रहे हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। लैन सीजन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग को तुम अपने रूम में ले जाओ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद विंग को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वांग जी और विंग जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रूम पूरी तरह से वेडिंग चैम्बर में तब्दील हो चुका था। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी जल्दी ये सब? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये सब गगा का कमाल है, उन्होंने ही रूम को सजवाया होगा। तभी वहाँ पर लैन सीजन आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम दोनों को पसंद आया? विंग शर्मा जाता है और हाँ में सर हिला देता है। लैन सीजन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद लैन सीजन के साथ बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ गगा कहिए। लैन सीजन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी वो एक्चुअली में मुझे तुम्हें कुछ बताना था। लैन सीजन की बात सुनने के बाद वांग जी कहते हैं, हाँ गगा बताइए। लैन सीजन कहते हैं, तुमने विंग के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदा? वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, वेडिंग गिफ्ट? लैन सीजन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वेडिंग गिफ्ट जो एक अल्फा वेडिंग नाइट पर अपनी ओमेगा को देता है।
वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है नहीं गगा, वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, मुझे इस सब के लिए समय नहीं मिला, मैं बाद में खरीद के दे दूँ तो चलेगा। लेंस किचन कहते हैं मैं लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर लेंस किचन एक गिफ्ट निकाल कर वांग जी के हाथ में देते हैं और कहते हैं ये दे देना। वांग जी कहता है नहीं गगा, मैं अपने ओमेगा को खुद खरीद के देना चाहता हूँ, इसे आप अपने पास रखिए, मैं विंग से माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अंदर चला जाता है। फिर अपना हेड सेट करते हैं और कहते हैं ये कितना उतावला हो रहा है। उधर वांग जी जब रूम में आता है तो विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है मुझे इस वक्त बहुत हंसी आ रही है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्यों हंसी आ रही है। विंग कहता है तुम्हें याद है मैं जब तुमसे पहली बार यहाँ मिलने आया था, तुम्हारे रूम में मैं चोरों की तरह आया था और आज इस रूम में। वांग जी मुस्कुरा देता है और विंग के करीब चला जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है आज तुम मेरे ओमेगा बनकर आए हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बैठा देता है और कहता है सॉरी विंग, वो हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। मैं बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं वही तुम्हें दिला दूंगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो फिर मुझे भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। वांग जी कहता है ये ज़रूरी नहीं है। विंग कहता है लेकिन मैं तो गिफ्ट लेकर आया था। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम्हें पता था मैं तुमसे शादी करूँगा। विंग कहता है नहीं, गिफ्ट तो मैं लेकर आया था लेकिन तुम्हें देने वाला नहीं था, लेकिन जब अब हमारी शादी हो गई है तो मैं सोचा हूँ वो गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है सच में तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, कहाँ है वो गिफ्ट, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी का हाथ अपने स्टमक पर रख देता है और कहता है तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर है। वांग जी एक पल के लिए शांत हो जाता है और विंग के फेस की तरफ देखने लगता है और उसके बाद विंग के स्टमक की तरफ देखता है और फिर से विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या सच में। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ 2 मंथ हो गए हैं हम दोनों को एक हुए, याद है ना वो रात। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी पहले तो बहुत खुश हो जाता है लेकिन अचानक से उसका फेस सीरियस हो जाता है और विंग की तरफ दिखता है और कहता है अगर मैं जनवरी से एंगेजमेंट कर लेता तो। विंग अपनी नज़र नीचे कर देता है और कहता है तो मैं इसके साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाता और कभी भी तुम्हारी लाइफ में कदम नहीं रखता। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है अच्छा हुआ मैंने अपना फैसला जल्दी ले लिया, नहीं तो मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाता और तुम भी मुझसे दूर हो जाते। ऐसा कहकर वांग जी रोने लगता है। विंग भी वांग जी को हक करके रो रहा था और कहता है ये 2 महीने मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुमसे मिलना इतना आसान नहीं था, तुम ठहरे सुपरस्टार और मैं एक मामूली सा कैफ़े में काम करने वाला। पहले विंग कुछ कह पाता, वांग जी अचानक से विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है तुम मामूली नहीं हो विंग, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से विंग के आंसू को पोंछ देता है और विंग भी वांग जी के आंसू को पोंछ देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम थक चुके होंगे ना, अब सो जाते हैं। ऐसा कहकर वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है और विंग के बराबर में आकर लेट जाता है और अपना हाथ विंग के स्टमक पर ले जाता है और धीरे धीरे उसे सहलाने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम कुछ करोगे नहीं। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे क्या करना होगा। विंग कहता है आज हमारी वेडिंग है तो इस हिसाब से आज हमारी वेडिंग नाइट है ना। वांग जी कहता है हाँ है, तो करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन उससे पहले ही तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया, अब बिना डॉक्टर के कंसर्न के हम कुछ भी नहीं करेंगे विंग, ये हमारे बहुत अच्छा तोहफा है और मैं इस तोहफे को खोना नहीं चाहता, इसे अब जो कुछ भी करेंगे हम एक बार डॉक्टर से बात करें उसके बाद। विंग कहता है क्या तुम सच में खुश हो। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उठकर बैठ जाता है। विंग जब ये देखता है तो विंग भी उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है मेरे बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या था। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या था। वांग जी कहता है वो तुम थे विंग, मुझे मेरे बर्थडे वाले मिलने वाले सबसे स्पेशल गिफ्ट थे और मेरी वेडिंग नाइट पर वेडिंग डे पर सबसे प्यारा गिफ्ट ये है। ऐसा कहकर वांग जी विंग के स्टमक पर अपना हाथ रख देता है। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाता है और कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट हूँ। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ तुम्हारे आने के बाद ही तो मेरी लाइफ चेंज हुई है, तुम और हमारा बेबी ये दोनों ही मेरे लिए प्रीशियस है, तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी भी विंग को हक कर देता है। तो चलिए गाइस इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है जो मैं वांग यीवो के बर्थडे के स्पेशल के तौर पर लेकर आई हूँ। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं पता है ना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।